वेलकम टू योर पीडिया एजुकेशन। आज हमारा टॉपिक है प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हमारे जेई एचडीओ एग्ज़ाम्स में काफ़ी बार इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछा जाता है और ये टॉपिक बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। आप इस टॉपिक के कुछ रिजल्ट्स हैं, अगर उनको आप याद भी रख सकते हैं तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन को देख कर के आप क्या कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं, अपने टाइम को क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। तो आज हमने इस टॉपिक को समझना है। जो भी एग्ज़ाम है पंचायती राज में, जो जेई का एग्ज़ाम है पंजाब में, और जो अभी जो इरिगेशन एंड वाटर जो वाटर सप्लाई में जो जेई मतलब एचडीओ की जो 50 सीट्स निकली हैं, उसके लिए सिविल एंड मैकेनिकल बोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम। यहाँ से हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस रेज्ड होते हैं। सिंपल सा सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम कौन सा बीम होता है। अगर आप प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम को थोड़ा सा अगर समझने की कोशिश करें तो हमारे पास कुछ इस तरीके का जो एक बीम होता है, ये हमारे पास एक बीम है, ये इस तरीके का कोई, इस बीम को हम लोग क्या कहेंगे, कैंटिलीवर बीम। अगर इसमें हम लोग यहाँ पे क्या कर देते हैं, कोई एक सपोर्ट प्रोवाइड कर देते हैं इस तरीके का, तो इस बीम को हम लोग कहेंगे प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम कहेंगे। अब इस बीम में हम लोग थोड़ा सा समझना चाहते हैं, ये हमारे पास क्या है, लेंथ एल इज़ द लेंथ ऑफ द प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम, और इसके ऊपर कोई भी हमने जैसे क्या कर रखा है, लोड प्रोवाइड कर रखा है। जनरली हम लोग क्या करते हैं, ये हमने जो लोड दे रखा है यहाँ पे, ये लोड है हमारे पास यूडीएल, और ये हमारे पास क्या है, डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर में लोड इस पर अप्लाइड। अब ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे हमेशा लोड जो होगा वो कैसा होगा, यूडीएल लोड होगा। हम बोलते हैं कि कोई भी लोड हो। कौन कौन सा लोड हम लोग जनरली जो पढ़ते हैं, फर्स्ट हमारे पास कौन सा है, पॉइंट लोड है, ठीक है, पॉइंट लोड हो सकता है। सेकंड हम लोग देखते हैं वो हमारे पास कौन सा होता है, यूडीएल होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होता है। और थर्ड जो हम लोग देखते हैं वो हमारे पास होता है यूवीएल होता है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड और पॉइंट लोड। कोई भी लोड यहाँ पे आ सकता है। अब हमारे से यहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास देखिए, ये हमारे पास है हिंज, इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये एक हिंज सपोर्ट है। कौन सा सपोर्ट है, ये हमारे पास है एक हिंज सपोर्ट। और अगर आप इस सपोर्ट की बात करते हैं तो इस सपोर्ट को हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड सपोर्ट। कौन सा सपोर्ट है ये हमारे पास है एक फिक्स्ड सपोर्ट। ओके, फिक्स सपोर्ट हो गया, ये हमारे पास हो गया हिंज सपोर्ट। अब आप ध्यान देना, जो प्रॉप है वो दो तरीके का होता है। एक होता है हमारे पास रिजिड प्रॉप। कौन सा, हमारे पास रिजिड प्रॉप है। और एक होता है हमारे पास इलास्टिक। कौन सा हमारे पास, बोलिए, इलास्टिक प्रॉप। जो रिजिड प्रॉप होता है उसका मतलब है कि इस पॉइंट पे आने वाला डिफ्लेक्शन क्या होगा, ज़ीरो होगा। और दूसरा जो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे जब हम लोग इलास्टिक प्रॉप को देखते हैं, यहाँ पे अभी हमने जो हिंज लगा रखा है, इस हिंज की जगह पे क्या होगा, हमारे पास कोई भी एक स्प्रिंग हमने क्या कर रखा होगा, कुछ इस तरीके से यूज़ कर रखा होगा। अगर आप इस प्रॉप की बात करते हैं तो ये प्रॉप हो गया हमारे पास इलास्टिक प्रॉप। इलास्टिक प्रॉप कौन सा प्रॉप होता है, वो प्रॉप जब लोड को क्या करते हैं, रिमूवल कर देते हैं तो वापस वो अपनी ओरिजिनल शेप में चला जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं इलास्टिक प्रॉप। जबकि ये हमारे पास कैसा प्रॉप है, एक रिजिड प्रॉप है, ठीक है। अब हम लोग इसी चीज़ को यहाँ पे अच्छे से समझते हैं। अच्छा, दूसरा कि आपके माइंड में यहाँ पे इंटरव्यू रिलेटेड भी बहुत क्वेश्चंस बनते हैं कि हम लोग प्रॉप कैंटिलीवर बीम क्यों यूज़ करते हैं, ऐसा क्या रीज़न है कि हमारे को प्रॉप यहाँ पे यूज़ करना पड़ा है। दूसरा ये क्वेश्चन बनता है कि ये स्टैटिकली डिटर्मिनेट है या स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट है। अगर ये स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट है तो कितने डिग्री से इनडिटर्मिनेट है। दूसरा नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज़ द रिएक्शन, मतलब जो प्रॉप रिएक्शन, क्या हमारे को यहाँ पे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। पहला क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है हमारे पास प्रॉप रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है फर्स्ट। सेकंड हमारे से क्वेश्चन बनता है जो वो बनता है, अगर जो फिक्स सपोर्ट पे अगर मान लेते ये ए पॉइंट है, ये हमारे पास बी पॉइंट है, तो आर ए का वैल्यू क्या होगा। थर्ड क्वेश्चन जो हमारे से बनता है जनरली एग्जाम में वो होता है हमारे पास कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एम ए, मोमेंट एट पॉइंट ए क्या होता है। और इसका अगर हम लोग प्रैक्टिकली भी देखना चाहते हैं कि हम लोग क्यों प्रॉप कॉन्ट्रैक्ट मतलब यहाँ पे लगा रहे हैं, उसका क्या कोई एडवांटेज हमारे को मिलता है क्या, तो उन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे समझने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। आपको इस तरीके का बीम जब भी दे रखा है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम बोलते हैं, ठीक है ना। कैंटिलीवर बीम कौन सा बीम होता है, कैंटिलीवर बीम एक ये बीम होता है, ठीक है। इस तरीके का जो बीम होता है उसको हम लोग एक
कैंटिलीवर बीम बोलते हैं। कैंटिलीवर बीम में वन एंड फिक्स्ड, अदर एंड इज फ्री होता है, और यहाँ पे जो लोड होता है वो कितना होता है हमारे पास W किलो न्यूटन का, कोई भी W किलो न्यूटन पर मीटर का हमने क्या लगा रखा है यहाँ पे लोड एक्टिंग करा रखा है, ठीक है, इस तरीके का। ये हमारे पास है कैंटिलीवर बीम। अगर आप सिविल के स्टूडेंट्स हैं तो आपको पता होगा कि जो जो कैंटिलीवर बीम होता है ये स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम होता है। कैसा बीम होता है? स्टैटिकली डिटर्मिनेट होता है, स्टैटिकली डिटर्मिनेट होता है। अगर आप इसका क्या देखेंगे, डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी देखेंगे, डिग्री ऑफ, ठीक है, ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी अगर आप देखेंगे तो उसका वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। अगर DOI, डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी जो है वो क्या है? 0। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इस इक्वेशन को, जैसे यहाँ पे अगर आप इसको थोड़ा सा और आगे देखते हैं, इसका थोड़ा सा और आपको पता है जो भी हमारे पास क्या होता है, फिक्स्ड सपोर्ट होता है। इस फिक्स सपोर्ट पे कितने रिएक्शंस एक्ट करती है? 3 रिएक्शंस एक्ट करती है इस तरीके से। ये हमारे पास हो गया MA, क्योंकि AA पॉइंट है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? RA, और ये पॉइंट कौन सा हमारे पास? HA। इसको इस तरीके से हमने क्या कर लिया? बीम को बना लिया, और यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास? UDL आ रहा है। तो आप कहेंगे हाउ मैनी अननोन्स, अननोन का अगर वैल्यू आप स्मॉल r का वैल्यू देखते हैं तो वो हमारे पास है 0, 3। अगर यहाँ पे आप बेसिक इक्वेशंस की बात करते हैं, जो हम लोग इक्विलिब्रियम इक्वेशंस पढ़ते हैं, वो भी हमारे पास कितनी है? 3। कौन कौन सी है हमारे पास? सिग्मा Fx, जो हमारे पास जो हमारे पास क्या हम लोग करते हैं? सिग्मा Fx इक्वल टू 0, सिग्मा Fy इक्वल टू 0, एंड सिग्मा हमारे पास क्या है? M इक्वल टू 0। हाउ मैनी इक्विलिब्रियम इक्वेशंस? 3। हाउ मैनी अननोन्स? 3। तो मैथमेटिकली 3 अगर आपके पास इक्वेशंस हैं और 3 अननोन्स हैं तो आप इजीली क्या कर सकते हैं? उनको सॉल्व कर सकते हैं। दैट्स वाई जो हमारे पास ये जो है कैंटिलीवर बीम होता है ये एक स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम होता है। बट जो प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम होता है ये स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे को और एक्स्ट्रा इक्वेशंस की ज़रूरत पड़ेगी, तब हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भी हम लोगों के जो पास यहाँ पे है ए प्रॉप रिएक्शन, इसको क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं। अब हम लोग इसको आगे समझते हैं, देखते हैं, हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे प्लीज़ इसको थोड़ा सा समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप सिंपल सा इस तरीके से देखते हैं कि ये हमारे पास कोई भी क्या है? एक कैंटिलीवर बीम है। अगर आपसे कैंटिलीवर बीम में पूछा जाए कि यहाँ पे रिएक्शन का वैल्यू क्या होगा इस पॉइंट पे, अगर मान लेते हैं A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, इसको थोड़ा थोड़ा समझते हैं जिससे आपको बहुत बेसिक्स, जिसको कुछ भी नहीं आता होगा ना, जिसने पहली बार पढ़ रहा होगा वो स्टूडेंट भी इसको अच्छे से समझ जाएगा। ओके, तो आपको पता है जब हमारे पास अब इसका अगर हम लोग स्टैटिक डिटर्मिनेसी देखते हैं, DOI, डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी चेक करते हैं कितना है इस बीम का। तो इस बीम का चेक करने के लिए आपने ध्यान देना, जब हमारे पास कैसा लोडिंग है, इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल लोडिंग। कैसा लोडिंग है? वर्टिकल लोडिंग है। वर्टिकल लोडिंग के केस में, ठीक है, वर्टिकल लोडिंग के केस में जो बीम में हॉरिजेंटल कंपोनेंट एक्ट करता है उसको हम लोग क्या कर देते हैं? नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि उसका वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। तो यहाँ पे जब आप इनडिटर्मिनेसी चेक करेंगे, ठीक है, इसमें जब आप देखेंगे सिंपल सा, जो बीम होता है वो इंटरनली कैसा होता है? स्टैटिकली डिटर्मिनेट होता है। सिर्फ हमारे को एक्सटर्नली देखना है कि वो एक्सटर्नली डिटर्मिनेट है या फिर नहीं है। तो जब आप इसको क्या कर रहे हैं, इस तरीके से ब्रेक करेंगे, तो आपको अभी मैंने ब्रेक करके बताया था इस तरीके से है। अब आप कहेंगे ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से समझिए, ये हमारे पास क्या है? लोड W किलो न्यूटन पर क्या है? मीटर, W किलो न्यूटन पर मीटर है। ये हमारे पास हो गया RA, ये हो गया हमारे पास HA, ये हमारे पास हो गया MA। अब किसी स्टूडेंट के मन में आ रहा होगा सर आपने मूवमेंट ऐसे ही क्यों लिया है? तो देखिए आप ऐसे भी ले सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर MA का वैल्यू फाइनली सॉल्व करने पे अगर पॉजिटिव आता है और आपने सेम इसी डायरेक्शन में ले रखा, दैट्स मीन्स डायरेक्शन सही है। अगर आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया और वो वैल्यू MA का वैल्यू नेगेटिव आता है, अपोजिट इन डायरेक्शन में आता है, इसका मतलब आपने MA का वैल्यू क्या लिया है? सही नहीं लिया हुआ है। पॉजिटिव दैट्स मीन्स करेक्शन करेक्ट है। अगर नेगेटिव आता है MA का वैल्यू, इसका मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज नहीं, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या कर रहा होगा? वर्क कर रहा होगा। मैंने जो लिया है इसके पीछे रीज़न ये है कि जो ये बीम है ये इस तरीके का मूवमेंट जनरेट करने की कोशिश करेगी। ये क्या करेगा? इस तरीके का मूवमेंट जनरेट। तो इस मूवमेंट को काउंटरैक्ट करने के लिए हमारे को इस डायरेक्शन में क्या करना पड़ेगा? मूवमेंट लगाना पड़ेगा। दैट्स वाई हमने यहाँ पे मूवमेंट लगा रखा है। अगर आप यहाँ पे R का वैल्यू देखते हैं तो R का वैल्यू जब आप देखेंगे
तो मैंने अभी आपको बताया है कि जब भी हमारे पास कोई भी बीम होता है, अगर वो प्योरली वर्टिकल लोडिंग उस पर एक्ट कर रहा है, प्योरली वर्टिकल लोडिंग है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी हमारे पास ना तो इंक्लाइन लोड है, ना ही यहाँ पे कोई भी हॉरिजेंटल लोड है, और ना ही यहाँ पे कोई जनरल लोडिंग है। जनरल लोडिंग का मतलब होता है कि ऐसा लोडिंग जिसके हॉरिजेंटल भी हो सकता है और वर्टिकल दोनों के होने की पॉसिबिलिटीज़ रहती है, उसको हम लोग जनरल लोडिंग बोलते हैं। अगर इस बीम के ऊपर ये लोड नहीं होता तो उस केस में मैं बोलता कि ये जनरल लोडिंग का एग्जाम्पल है। अगर इस बीम पे ये लोडिंग है, दैट्स मीन्स ये वर्टिकल लोडिंग है। जब भी वर्टिकल लोडिंग होगा उसमें एच ए का वैल्यू हम लोग इसको कंसीडर नहीं करके चलते हैं, क्योंकि इसका ऑटोमेटिकली वैल्यू क्या आता है, जीरो आता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है। इसका मतलब जब आप सिग्मा एफ एक्स करेंगे इक्वल टू जीरो, तो एच ए इक्वल टू किसके हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। इसलिए ना तो हम लोग इस इक्विलिब्रियम इक्वेशन को कंसिडर करते हैं और ना ही हम लोग इस जो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन जो अननोन होता है उसको कंसिडर करते हैं। इसका मतलब हाउ मैनी अननोन्स इन दिस, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे हमारे पास, दो हो जाएंगे, एक तो आर ए और दूसरा एम ए, तो ये हो गया 0 2। अगर आप एस की बात करते हैं, व्हाट इज द एस इक्वल टू नंबर ऑफ जो हमारे पास क्या है इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, तो कितना हो जाएगा, 0 2 होगा। कौन कौन सा 0 2 होगा वो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 एंड सिग्मा एम जेड एम इक्वल टू 0। ये हमारे पास दो इक्वेशन है, दो अननोन है। तो सिंपली हम लोग यहाँ से जब डी ओ आई का वैल्यू पता करेंगे तो वो हमारे पास आर माइनस एस इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 2 माइनस 0 2 इक्वल टू किसको हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। दैट्स मीन्स एम ए और आर ए का वैल्यू बाय हेल्प ऑफ दीज इक्वेशन से हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने इस वैल्यू को सॉल्व भी करना है, क्योंकि हमको यहाँ पे डिफरेंस भी समझना है, वाई प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम, तो उसको समझने के लिए पहले आपको इसको समझना पड़ेगा अच्छे से। देखिए कैसे, जब आपको आर ए का वैल्यू फाइंड करना है तो अगर आप यहाँ पे क्या करते हैं, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 करते हैं। जब सिग्मा आप एफ वाई इक्वल टू 0 करेंगे तो आर ए जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में आर ए, इसका मतलब है कि जो डाउनवर्ड फोर्सेज हैं वो किसके इक्वल होंगे, अपवर्ड फोर्सेज के इक्वल होंगे। तो अपवर्ड फोर्स क्या है, आर ए, ओके, इक्वल टू और कोई अपवर्ड फोर्स है, नो। डाउनवर्ड फोर्स क्या है, ये जो लेंथ है हमारे पास, ये लेंथ है एल लेंथ पर है, तो टोटल लोड कितना हो जाएगा, डब्ल्यू इंटू एल के इक्वल होगा। तो आर ए का जो रिजल्ट होगा वो किसके इक्वल होगा, डब्ल्यू इंटू एल के इक्वल हो जाएगा, ओके। दूसरा, जब आपको एम ए का वैल्यू पता करना है तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, इस तरीके का होता है कि जो एंटी क्लॉकवाइज, ये कैसा हो गया क्लॉकवाइज, ये कैसा हो गया एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, एक दूसरे के क्या होने चाहिए, इक्वलेंट होने चाहिए, और सिग्मा एम इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, सिंपल सा। तो जब आप इधर देख रहे हैं ये वाला हमारे पास है किस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है ना। इसको हम लोग देख रहे हैं, ये हो जाएगा हमारे पास इस डायरेक्शन में हो जाएगा एम ए, और ये हमारे पास हो जाएगा इस डायरेक्शन में, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा हमारे पास, डब्ल्यू इंटू एल इंटू कितना होगा, एल बाई 2। तो एम ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 2। अब आपने ध्यान देना है कि इसके कारण जो यहाँ पे क्या होता है, हॉगिंग होता है। कैसा होता है, हॉगिंग होता है। तो ये जो हमारे पास होगा इसको हम लोग करेंगे माइनस के साथ कंसीडर करके चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे हॉगिंग मूवमेंट है, ठीक है। क्या है, एम ए का वैल्यू जो है वो तो कितना है हमारे पास, ये हमारे पास हो जाएगा कितना हो जाएगा हमारे पास, ठीक ठीक ठीक, नहीं सही है, सॉरी, एम ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, डब्ल्यू स्क्वायर बाई 2 होगा। जब आप इसको इसका जब यहाँ पे वैल्यू देखेंगे तो जब इसका डायग्राम बनाएंगे तो वो डायग्राम हमारे पास कुछ किस इस तरीके से बनेगा, और ये एक पैराबोलिक बनेगा, ठीक है। इस तरीके से ये इसका वैल्यू बनता है, ठीक है। यहाँ पे जो वैल्यू आएगा हमारे पास, ये वैल्यू होगा हमारे पास डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई किसके इक्वल होगा, 2 के इक्वल होगा। अब आप खुद सोचिए, जब आपके पास एक प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम होता है तो उसके कारण कैंटिलीवर जब बीम होता है और जब इस पर डब्ल्यू किलो न्यूटन का लोड एक्ट कर रहा होता है, डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर का लोड एक्ट कर रहा होता है, तो फिक्स्ड एंड पे आने वाला मूवमेंट का जो वैल्यू होता है वो डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई किसके इक्वल होता है, 2 के इक्वल होता है, ठीक है। डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 2 के इक्वल होगा। यहाँ से जब हम लोग इसको क्या करते हैं, रिजल्ट्स को कंसिडर करके चलते हैं। दूसरा, अगर आप प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम बनाइए, क्या बनाइए, अब प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम बनाइए। आप देखिए प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम, अगर आप प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम बनाते हैं इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से हमने क्या बनाया है, एक प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम बनाया है। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है, अगर ये हिंज है तो आपको पता है हाउ मैनी रिएक्शंस एक्ट एट हिंज, तो कितना होता है, 2 होता है, यस और नो। क्योंकि जब आप हिंज को क्या करते हैं, इस तरीके से कोई भी है, जब आप इस हिंज को ब्रेक करते हैं तो आपको कुछ इस तरीके के दो, अगर ये ए पे है तो आप इसको कहेंगे आर ए और दूसरा इसको क्या कहेंगे, एच ए। हाउ मैनी अननोन रिएक्शंस एट हिंज, 2, एच ए एंड आर ए। और ध्यान देना हिंज पे क्या होता है, मूवमेंट 0 होता है, ओके।
यहाँ से हमारे को अब हमने क्या करना है, बीम के केस में यहाँ पे क्या कर दिया, वर्टिकल जब लोडिंग आप प्रोवाइड कर देंगे तो इस एच ए को कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 को कंसीडर नहीं करके चलते हैं इन केस ऑफ वर्टिकल लोडिंग के केस में। तो अगर आप यहाँ पे इसको थोड़ा सा और अच्छे से ब्रेक करते हैं, इस तरीके से अगर आप ब्रेक करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास ए पॉइंट, मान लीजिए ये हमारे पास हो गया बी पॉइंट। तो जब आप इसको इस तरीके से देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना, इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं, ये हमारे पास बीम है और ये हमारे पास क्या सपोर्ट है यहाँ पे इस तरीके से। ये हो गया एच बी, ये हो गया हमारे पास क्या बोलिए आर बी, ये हो गया आर ए, ये हो गया हमारे पास कितना एम ए, और ये क्या है एच ए। तो आपने ध्यान देना है एच ए इक्वल टू एच बी इक्वल टू क्या है 0, क्योंकि कोई भी यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि उन सबका जो समीशन होगा वो किसके इक्वल होगा, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू क्या है 0 के इक्वल है। तो इसको हमने कंसीडर नहीं करना है। अब आप यहाँ पे बताइए आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.3। कौन कौन सा, एक तो हो गया हमारे पास एम ए, दूसरा हो गया आर ए, और थर्ड जो है हमारे पास वो है आर बी। हाउ मैनी अननोन्स 3। अगर आप स्टैटिक इक्वेशन की बात करते हैं, अगर आप यहाँ पे बात करते हैं इक्विलिब्रियम इक्वेशन की, तो हाउ मैनी इक्विलिब्रियम इक्वेशंस 0 2, कौन कौन सा बोलिए, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 एंड सिग्मा एम इक्वल टू 0, यस और नो, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0, सिग्मा एम इक्वल टू 0। तो इसका मतलब जब आप डी ओ आई की बात करते हैं, तो डी वाई की जब बात करेंगे तो वो हो जाएगा आर माइनस एस इक्वल टू 0.3 माइनस 0.2 इक्वल टू हो गया 0.1। इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम होता है, ये पहला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है कि जो प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम होता है उसका जो डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी होता है उसका वैल्यू क्या होता है, उसका वैल्यू होता है 0.1। कि सर अगर यहाँ पे वर्टिकल लोडिंग नहीं होती, अगर यहाँ पे क्या होता हमारे पास जर्नल लोडिंग होता, तो उस केस में जो अननोन होते हैं हमारे पास, तो वो कितने हो जाते हैं अननोन होते हैं 1 2 3 4 5 माइनस 3। उस केस में डी आई का वैल्यू कितना होता, 2 होता। इन केस ऑफ जर्नल लोडिंग, इन केस ऑफ जर्नल लोडिंग डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी ऑफ प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम इज इक्वल टू 0.2, मतलब 2 होता। बट इन केस ऑफ प्योर वर्टिकल लोडिंग डी ओ आई इक्वल टू क्या है 0.1। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास 0.1 किसको बता रहा है, इसका मतलब है अगर आपको यहाँ पे इन सब की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, आर ए का वैल्यू, एम ए का वैल्यू फाइंड करना है, आर ए का वैल्यू फाइंड करना है, आर बी, अगर इन तीनों की वैल्यू अगर आपको क्या करना है फाइंड करना है, तो आपके पास एक एक्स्ट्रा इक्वेशन होनी चाहिए। अदरवाइज आप लोग एम ए आर ए आर बी का वैल्यू क्या नहीं कर सकते, फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो सिंपल साहब आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि आपको यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इक्वेशंस चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हैं, एम ए आर बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज आप वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। अब वो जो कंपैटिबिलिटी इक्वेशन है, वो कंपैटिबिलिटी इक्वेशन क्या होती है, वो कंपैटिबिलिटी इक्वेशन हमारे को कुछ ना कुछ क्या करेगा, हिंट देगा एग्ज़ाम में, कि उसकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। देखते हैं कैसे, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास ये क्या है, एक प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम है, ठीक है। अभी हम लोग को थोड़ा सा समझ में आ गया होगा कि प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम पे यहाँ पे हमने क्या लगा रखा है, हिंज लगा रखा है, और ये हमने क्या लगा रखा है, यूडीएल लोड लगा रखा है, W किलो न्यूटन पर मीटर का है, और जो लेंथ है ये हमारे पास कितना L। जब आप इसको थोड़ा सा और आगे देखेंगे, जब आप इसको थोड़ा सा ब्रेक करते हैं, तो ये हमारे पास इस तरीके का आता है आर बी, ये हमारे पास आता है आर ए, और एक हमारे पास यहाँ पे मोमेंट आता है, वो हमारे पास मोमेंट है एम ए, और एक यहाँ पे लोडिंग आता है, वो लोडिंग है हमारे पास W किलो न्यूटन पर मीटर में, और ये जो लेंथ है हमारे पास ये है L। अब आप क्या कर सकते हैं, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू आप 0 करेंगे तो आपको इक्वेशन मिलेगा आर ए प्लस आर बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, टोटल लोड W किलो न्यूटन पर मीटर। इसका मतलब है 1 मीटर लेंथ पे लगने वाला जो लोड है वो है W, तो L लेंथ पे कितना हो जाएगा, W इंटू एल के इक्वल हो जाएगा। एक इक्वेशन तो आपको यहाँ से मिलती है। दूसरा इक्वेशन आप क्या कर सकते हैं कि आप इस पॉइंट पे क्या कर लीजिए, मूवमेंट कर लीजिए। मूवमेंट आप जब कंसीडर करेंगे तो आपको पता है आर ए के कारण तो मूवमेंट कंसीडर नहीं होगा, यस और नो। अगर आप क्या करते हैं, दूसरा इक्वेशन अगर आप लगाते हैं सिग्मा एम इक्वल टू 0 अगर आप लगाते हैं, तो बोलिए क्या होगा, सिग्मा एम ए इक्वल टू 0 कर दीजिए कि ए पॉइंट पे आने वाला मूवमेंट क्या है, 0 है। तो देखिए कैसे हम लोग पता करेंगे, इसके कारण हम लोग पता करेंगे आर बी, इसका सेम इस तरीके से है, ठीक है। ये हमारे पास इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आर बी के कारण जो मूवमेंट होगा आर बी इंटू कितना हो जाएगा L, यस और नो।
सेम ये इसी डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा, इसी डायरेक्शन में आ रहा है आर बी इंटू एल प्लस एम ए इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, ये जो मूवमेंट इस डायरेक्शन में आएगा ये मूवमेंट होगा हमारे पास डब्लू इंटू एल बाई टू। अब ये कुछ स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आ रहा होगा सर ये वैल्यू कैसे आती है, तो ध्यान से समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे एक एक पॉइंट आपको क्या हो जाएगा समझ में आ जाएगा, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो आपको समझ में नहीं आए। ध्यान से देखिए, जब भी हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे जो लोडिंग है ये यूडीएल लोडिंग है। आप यूडीएल लोडिंग को क्या कर सकते हैं, पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। पॉइंट लोड में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कि जो लोड है हमारे पास, ठीक है, जितना भी लोड है, इस लोड ये हमारे पास कितना एल लेंथ है और लोड कितना हमारे पास डब्लू किलो न्यूटन का है, डब्लू किलो न्यूटन पर मीटर है। तो अब आप टोटल लोड का पता करिए। टोटल लोड का मतलब अगर 1 मीटर लेंथ पे डब्लू लोड है तो एल मीटर लेंथ पे कितना जगह डब्लू इंटू एल। ओके, टोटल लोड हो गया डब्लू इंटू एल। बट जो टोटल लोड आ रहा है वो कहाँ पे एक्ट करेगा, वो इसके सेंटर पे एक्ट करेगा। ध्यान देना, डब्लू इंटू एल। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है सर बीम के सेंटर पे लाई करेगा या लोडिंग पे। ध्यान देना, जो ये लोड है ना, जो लोड है अगर ये एल लेंथ पर है तो इसका सेंटर कहाँ पे आ रहा होगा, एल बाई टू पे आ रहा होगा। अगर फॉर एग्जांपल ये पूरी एल पे नहीं होता तो उस केस में हम लोग बीम के सेंटर पे नहीं लेंगे, हम लोग लोडिंग के सेंटर पे कंसीडर करके चलते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हमने जो डब्ल्यू इंटू एल लेना वो कहाँ पे लेना है, वो हमने लेकर चलना है इसके सेंटर पे, किसके, लोडिंग के सेंटर पे। अगर मान लीजिए ये इस तरीके से हमारे पास है, इस तरीके से ये हमारे पास कितना है 2 मीटर, ये हमारे पास कितना है 2 मीटर है। ये जो हमारे पास है ये हमारे पास कितना है 2 मीटर है, मान लेते हैं इस तरीके से। तो जब इसको आप क्या करते हैं पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास अगर ये डब्लू इंटू कितना है स्मॉल एल है, सॉरी डब्लू है और ये एल लेंथ पर, सॉरी ठीक नहीं, ये डब्लू किलो न्यूटन लोड है 2 मीटर लेंथ पे, तो टोटल लोड कितना हो जाएगा 2 इंटू किसके इक्वल हो जाएगा, डब्लू के इक्वल होगा। जो टोटल लोड होगा वो किसके इक्वल होगा, 2 इंटू डब्लू के इक्वल होगा। बट वो एक्ट कहाँ पे कर रहा होगा, देखिए यहाँ पे जो लोडिंग है वो कितनी मीटर लेंथ पे, 2 मीटर पे, तो 1 का 2 का हाफ कितना हो जाएगा 1 मीटर लेंथ पे, मतलब यहाँ से इसका 1 मीटर लेंथ पे होगा। अब ये बीम चाहे कितना ही उस बीम का लेंथ कुछ भी हो, हमको बीम के लेंथ से मतलब नहीं है, हमारे को लोडिंग से, जिस लेंथ पे लोड एक्ट कर रहा है उसके सेंटर पे क्या करता है, ये एक्ट करता है। तो इस बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि किस तरीके से वैल्यू फाइंड की जाती है। तो ये हमारे पास डब्ल्यू इंटू एल है, ये टोटल लेंथ हमारे पास कितना बोलिए एल लेंथ है, ये हमारे पास जो लेंथ है ये कितना हमारे पास एल बाई टू है। तो बोलिए इसके कारण इस पॉइंट पे आने वाला मूवमेंट क्या होगा, तो ये इस तरीके से मूवमेंट जनरेट करेगा। तो हमको सबको पता है जो मूवमेंट होता है, मूवमेंट इक्वल टू किसके इक्वल होता है, मूवमेंट इक्वल टू होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस के इक्वल होता है। अब आप खुद बताइए फोर्स कितना है, फोर्स या लोड, तो वो कितना हमारे पास डब्ल्यू इंटू एल के इक्वल है, डब्ल्यू इंटू एल मल्टीप्लाई ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस पॉइंट से इस पॉइंट की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, तो ये हमारे पास हो जाएगा एल बाई टू। तो आप इस तरीके से डब्ल्यू इंटू एल बाई टू की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो अब आप यहाँ से एम ए की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। व्हाट इज़ द एम ए, एम ए इक्वल टू हो जाएगा डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई टू माइनस आर बी इंटू एल। अगर आपको आर बी का वैल्यू पता चल जाता है तो आप अगर आर बी का वैल्यू यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। बाय हेल्प ऑफ आर बी आप इजीली किसकी वैल्यू पता कर सकते हैं, एम ए का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यही हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द एम ए, व्हाट इज़ द आर बी, व्हाट इज़ द आर ए। इन सारी चीज़ों को हमको एग्ज़ाम में पूछा जाता है। उन चीज़ों को अब हम लोग आगे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जब भी हमारे पास अगर हमारे को क्वेश्चन में अगर उन्होंने नहीं बोला है कि जो प्रॉप है वो इलास्टिक प्रॉप है, अगर उन्होंने इलास्टिक प्रॉप के बारे में कुछ भी नहीं डिफाइन करके दिया है, तो हम लोग उसको कैसा प्रॉप मान के चलेंगे, उसको हम लोग एक रिजिड प्रॉप मान के चलेंगे। अगर हमारे पास रिजिड प्रॉप है तो सिंपल सा वहाँ पे आने वाला डिफ्लेक्शन क्या होगा, ज़ीरो होगा, क्योंकि वो क्या नहीं करेगा, उसमें कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा होगा। तो अब हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं इस तरीके से। ये हमारे पास एक बीम है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये आर बी है, इतना सा समझते हैं। ये हमारे पास लोड है, ये लोड कितना है, डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर का लोड है। अगर हमारे पास डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर का लोड है, एल लेंथ है, तो इस केस में हम लोग कैसे वैल्यू पता करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये जो बीम है ये क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा। अब हम लोग डिफ्लेक्शन देखते हैं यहाँ पे कैसे डिफ्लेक्ट करेगा ये बीम। ये बीम जो डिफ्लेक्ट करेगा ये कुछ इस तरीके से, यहाँ से थोड़ी सी डिस्टेंस के बाद इस तरीके से डिफ्लेक्ट करेगा। ये जो बीम है इस तरीके से डिफ्लेक्ट करेगा, यस और नो।
ये किसके कारण जो डिफ्लेक्शन है, ये वाला जो डिफ्लेक्शन है, डिफ्लेक्शन, ये किसके कारण है, ड्यू टू यूडीएल, ड्यू टू क्या है, यूडीएल। और एक क्या करेगा, ये अपवर्ड की तरफ क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है, वो भी हम लोग देखते हैं यहाँ पे। एक यहाँ पे डिफ्लेक्शन होगा हमारे पास, कुछ इस तरीके का डिफ्लेक्शन होगा। ये जो ऊपर की तरफ है, थोड़ा सा यहाँ से आगे से चलता है, ठीक है, ध्यान देना, ये इस तरीके का है एक अपवर्ड डिफ्लेक्शन। ये है हमारे पास अपवर्ड डिफ्लेक्शन, ठीक है, ये क्या अपवर्ड डिफ्लेक्शन। और ये था हमारे पास डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन। और ये किसके कारण है, ये हमारे पास है ड्यू टू पॉइंट लोड, ड्यू टू पॉइंट लोड या प्रॉप रिएक्शन, ठीक है ना, ड्यू टू क्या है, प्रॉप रिएक्शन। अब हमने ध्यान देना है, जब रिजिड प्रॉप है तो जितना वो ऊपर की तरफ जाएगा उतना ही वो क्या करेगा, नीचे की तरफ आएगा। मीन्स जो हमारे पास क्या है, प्रॉप जो अपवर्ड डिफ्लेक्शन है और जो डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन है वो एक दूसरे के क्या होगा, इक्वलेंट होगा। तो अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे क्या करना है, समझना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, एक चीज़ देखिए यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे कुछ, मैं आपको स्पेशल जो हमारे पास स्टैंडर्ड केस हैं उनको मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ, जिससे आपको ये केस हमेशा याद रहे। ये हमारे पास एल लेंथ है P/L, तो इसके कारण जो इस पॉइंट पे ये B है, ये A है, तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा आपके लिए टेबल बनाता हूँ। ये टेबल आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। अगर ये टेबल याद है तो आप कोई भी क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं डिफ्लेक्शन, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग स्लोप लिख लेते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे स्लोप लिखते हैं और यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, डिफ्लेक्शन लिखते हैं। तो इस केस में जो स्लोप का वैल्यू होगा वो हमारे पास वैल्यू होगा PL²/2EI के इक्वल होगा। और जो यहाँ पे क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा, वो हमारे पास होगा PL³/3EI के इक्वल होगा। इस केस में किस पॉइंट पे देख रहे हैं हम लोग, B पे, इस तरीके पे B पे देख रहे हैं। और ये जो स्लोप है ये भी कहाँ पे, B पे है। सेकेंड केस में अगर हम लोग देखना चाहें कि हमारे पास सेम क्या है, कैंटिलीवर बीम है, और इस बार यहाँ पे जो लोडिंग है वो कैसा है, यूडीएल लोड है। ये क्या है, W kN/m का है। ये हमारे पास कितना L लेंथ का लोड है। तो इस केस में जब आप देखेंगे जो स्लोप का वैल्यू होगा ये होगा WL³/6EI के इक्वल होगा। जबकि जो डिफ्लेक्शन होगा वो कितना होगा, WL⁴ किसके इक्वल होगा, 8EI के इक्वल होगा। आप एक तरीके से और भी याद रख सकते हैं, देखिए 3 3 2 2 3 2 6 4 2 8, आप इस तरीके से क्या रख सकते हैं, याद रख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको थर्ड केस में दिखा रहा हूँ, यहाँ पे थर्ड केस में अगर आपको यहाँ पे क्या गिवन कर रखा है, मूवमेंट गिवन कर रखा है, इस तरीके से M गिवन कर रखा है L लेंथ पे, तो इसके कारण जो स्लोप होता है वो क्या होता है, ML/EI के इक्वल होता है। और यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन होता है ML²/2EI के इक्वल होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग फोर्थ केस देखना चाहें, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट केस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस है। अगर हमारे पास मान लेते हैं ये A जो हमारे पास क्या है, P लोड है, और ये यहाँ से कितने डिस्टेंस पर, A डिस्टेंस पर, और ये डिस्टेंस है B पर। ध्यान दीजिए टोटल जो लेंथ है, ये जो लेंथ है ये हमारे पास है L। तो इस केस में जब आप स्लोप देखेंगे एट पॉइंट फिक्स, इस पॉइंट पे जब आप स्लोप देखेंगे तो यहाँ पे जो स्लोप का वैल्यू होगा ये हमारे पास अगर P है तो ये हो जाएगा PA²/2EI। अभी मैं आपको बताऊंगा ऐसा क्यों होता है, क्वेश्चन के थ्रू समझा दूंगा इस चीज़ को। बस आपने ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, आपने इनको ध्यान रखना है। और ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे P जो डिफ्लेक्शन है PA³/3EI प्लस PA²/B/2EI। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, डिफ्लेक्शन की वैल्यू को फाइंड करते हैं। अगर आपको एक और स्टैंडर्ड केस दे रखा है हमारे पास, एक और मैं लास्ट स्टैंडर्ड केस ले रहा हूँ, फिर उससे आगे हम लोग समझेंगे। तो जो लास्ट है, अगर हमारे पास कोई भी प्रॉप कैंटिलीवर बीम है और इस तरीके का अगर हमारे को UBL गिवन कर रखा है, ये W kN/m का है, L लेंथ है हमारे पास, तो इसके कारण जो डिफ्लेक्शन का वैल्यू है B पॉइंट पे, डेल B का जो वैल्यू होता है वो WL⁴ किसके इक्वल होता है, 30EI के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, 30EI के इक्वल होता है। इस तरीके से आप चीज़ों को क्या कर सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है ना। और भी कोई पॉइंट होगा, और भी हमारे पास स्टैंडर्ड केसेस होंगे, उनको भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो अब आप खुद सोचिए, अगर आपको ये सारे केसेस याद है तो प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम में कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं हो सकता जिसे आप सॉल्व नहीं कर सकते। बिल्कुल सिंपल तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग क्या कहेंगे, जो अपवर्ड डिफ्लेक्शन है, अपवर्ड डिफ्लेक्शन इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन। 1 मिनट।
डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन। बस आपने क्या करना है, इतना करना है। तो अपवर्ड डिफ्लेक्शन कितना है हमारे पास, अपवर्ड डिफ्लेक्शन किसके कारण है, ड्यू टू आर बी के कारण है। तो ये कुछ केस फर्स्ट वाला केस जैसा बन रहा है, तो इसके कारण कितना हो जाएगा, आर बी इंटू एल क्यूब अपॉन 3EI इक्वल टू डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन किसके कारण है, यूडीएल के कारण है। तो डब्ल्यू एल की पावर 4 अपॉन कितना हो जाएगा, 8EI के इक्वल हो जाएगा। अब EI से आप EI कैंसिल कर सकते हैं, एल क्यूब से यहाँ पे एल क्यूब कैंसिल करेंगे तो एक एल बच जाएगा। तो फाइनली जब आप सॉल्व कर रहे हैं आर बी इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, 3/8 इंटू डब्ल्यू इंटू किसके इक्वल होगा, एल के इक्वल होगा। अगर आपके पास आर बी का वैल्यू पता है तो क्या बोलिए आप आर ए का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। बिल्कुल सिंपल तरीके से आप आर एम ए का वैल्यू क्या कर सकते हैं, ईजिली फाइंड कर सकते हैं। समझते हैं हम लोग कैसे करते हैं। तो इस रिजल्ट को हम लोग थोड़ा सा याद रखते हैं, ठीक है। 1 मिनट, ओके। हमको थोड़ा ये रफ करना पड़ेगा। या फिर 1 मिनट देखिए, हम लोग थोड़ा सा यहीं पे समझ लेते हैं क्योंकि ये बार बार हमको लिखना पड़ेगा फिर रिजल्ट। हम लोग यहाँ पे इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इधर इस वैल्यू को यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, सिंपल सा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अगर आपको ये रिजल्ट यहाँ पे पता करना है व्हाट इज़ द एम ए, तो आप एम ए का वैल्यू कैसे पता कर सकते हैं, एम ए इक्वल टू, अच्छा ये थोड़ा कलर में दिखने में दिक्कत है, दूसरा कलर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, एम ए इक्वल टू डब्लू एल स्क्वायर बाय 2 माइनस आर बी का वैल्यू कितना आ रहा है, 3/8, यस और नो। ये कितना हो गया, 3/8 डब्लू इंटू एल। तो आप सॉल्व कर सकते हैं इसको सिंपली, जो डब्लू एल स्क्वायर बाय 2 है इसको क्या करिए 4/4 माइनस ये कितना हमारे पास 3 डब्लू एल स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास एल स्क्वायर बाय कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 8। तो आप जब एलसीएम लेंगे तो 4 2 8, ये भी 8 है, तो एलसीएम इसका कितना आ गया, 8 आ गया। तो आप करेंगे 4 डब्लू एल स्क्वायर माइनस 3 डब्लू एल स्क्वायर। तो फाइनली आपको जो रिजल्ट मिलेगा यहाँ पे तो वो हो जाएगा डब्लू एल स्क्वायर बाई 8। देखिए प्रॉप्ड कैंटिलीवर का कितना इफेक्ट होता है। जब आपने सिंपल कैंटिलीवर बीम लिया था, यस और नो, जब आपने सिंपल कैंटिलीवर बीम इस तरीके से लिया और जब आपने इस पर यूडीएल लोड लगाया था, ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, तो आप खुद सोचिए जब आपने एम ए का वैल्यू पता किया था तो वो किसके इक्वल था, डब्लू एल स्क्वायर बाई 2 के इक्वल था। और जब जैसे ही आपने प्रॉप्ड कैंटिलीवर यूज़ किया तो वहाँ पे आने वाला जो डिफ्लेक्शन है उसका वैल्यू कितना हो गया, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 हो गया। इसका मीनिंग आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि जो हमारे पास जैसे हमने प्रॉप्ड कैंटिलीवर का यूज़ करते हैं तो फिक्स्ड पॉइंट पे आने वाला जो डिफ्लेक्शन होता है वो 1/4 ऑफ द किसके इक्वल होता है, प्रॉप्ड 1/4 ऑफ कैंटिलीवर बीम के इक्वलेंट होता है। और आपको पता है जब भी हमारे को ये थिकनेस पता करना होता है, ये सारी चीज़ें पता करनी होती हैं, तो वहाँ पे मूवमेंट का बहुत बड़ा क्या होता है, इफेक्ट होता है। क्योंकि जब आप आरसीसी में चीज़ों को पढ़ेंगे, जब आप आरसीसी जो सब्जेक्ट है हमारा, जब आप आरसीसी में पढ़ते हैं वहाँ पे अगर बीम की आपको डेप्थ पता करना है या विड्थ पता करना होता है तो वहाँ पे एक फार्मूला होता है हमारे पास, वहाँ पे फार्मूला होता है MU इक्वल टू 0.87 F/AST इन ब्रैकेट D माइनस 0.42 XU के इक्वल होता है। अब आप जब इसको और भी थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो देखिए D डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू किसके है, यहाँ पे MU के है, MU डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू किसके है, D के है। अब आप खुद समझिए जितना MU का वैल्यू क्या होगा, जितना मूवमेंट का वैल्यू कम होता है उतना ही डेप्थ का वैल्यू क्या होता है, कम होता है। डेप्थ का वैल्यू कम है, डेप्थ का जितना वैल्यू कम होगा उतना ही हमारे को कम मटेरियल यूज़ करना पड़ेगा, और जितना कम मटेरियल यूज़ करना पड़ेगा क्या उतना ही इकोनॉमिकल हमारे लिए स्ट्रक्चर नहीं हो जाएगा। तो ये भी एक रीज़न होता है कि इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए हम लोग इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स को क्या करते हैं, स्टडी करना पड़ता है। इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, जब आप अपने घर में देखेंगे जो बीम होते हैं वो कैसे होते हैं, वो फिक्स्ड बीम होते हैं जनरली, क्योंकि फिक्स्ड बीम में आने वाला जो मूवमेंट होता है वो सिंपल सपोर्टेड मूवमेंट के कंपैरिजन में बहुत कम होता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इनडिटर्मिनेट बीम को और स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट को स्टडी करते हैं, क्योंकि वो
जो सिंपली सपोर्टेड बीम है, कैंटिलीवर बीम है, इन सब के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा क्या होता है, इकोनॉमिकल होता है। दैट्स वाई हमारे को प्रॉप्ट कैंटिलीवर को स्टडी करना पड़ता है। सिर्फ मेरा मकसद आपको यही नहीं था कि मैं आपको ये वैल्यूज़ फाइंड करना बताऊँ कि एम ए का वैल्यू क्या, आर बी का वैल्यू क्या, आर ए का वैल्यू क्या। अच्छा अभी मैं आपको आर ए का भी वैल्यू बताऊँगा, आर ए का वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। परंतु इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि इसको यूज़ क्यों करते हैं फील्ड में, क्यों हम प्रैक्टिकल लाइफ में प्रॉप्ट कैंटिलीवर बीम का यूज़ करते हैं, क्यों फिक्स्ड बीम का यूज़ करते हैं, क्यों कंटिन्यूस बीम का यूज़ करते हैं। उसके पीछे यही रीज़न होता है कि जो हमारे पास इन पे आने वाला मोमेंट होता है वो क्या होता है, बहुत कम होता है। अब आप खुद सोचिए, यहाँ पे जब प्रॉप्ट कैंटिलीवर यूज़ करते हैं तो ए पे आने वाला मोमेंट है WL²/8। अगर आप कैंटिलीवर बीम के केस में देखते हैं तो WL²/2 है। तो इसमें जो मोमेंट होता है वो 1/4 हो जाता है। 1/4 अगर इसमें 1/4 कर दें तब जाकर के हमारे को WL²/8 आता है। इसीलिए हमारे को प्रॉप्ट कैंटिलीवर यूज़ को कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट समझते हैं इसमें और आगे। ठीक है, अब आगे थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। जब हमने इस बीम को देखा इस तरीके से, ठीक है, ये जो हमारे पास क्या है, प्रॉप्ट कैंटिलीवर बीम है इस तरीके से। इस प्रॉप्ट कैंटिलीवर बीम में यहाँ पे हमारे पास जो लोड है वो कितना, हमारे पास W kN/m है। ओके, ये वैल्यू जो हमारे पास आर भी है, ये वैल्यू आप ध्यान रखना 3/8W × L। ये गेट में काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, 2 या 3 बार क्वेश्चन यही पूछा गया है 1 मार्क्स कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ सपोर्ट प्रॉप रिएक्शन। तो जब यूडीएल लोड दे रखा W kN/m का और ये जो लेंथ दे रखा है ये हमारे को L गिवन कर रखा है, तो इस केस में जो वैल्यू होगा वो आर बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3/8W × L के इक्वल होगा। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ आर ए का वैल्यू क्या है। तो आर ए का वैल्यू अब तो आप सिंपल सा कर सकते हैं, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू क्या है, 0। तो आर ए प्लस, मैंने अभी आपको बताया था डाउनवर्ड फोर्स इक्वल टू क्या होता है, अपवर्ड फोर्स के। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर ए प्लस आर बी इक्वल टू किसके हो जाएगा, ये तो अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स कितना हो जाएगा, W × L। और अब आपको पता करना है आर ए का वैल्यू, तो बोले क्या वैल्यू हो जाएगा, W × L बाय किसके इक्वल हो जाएगा, W × L माइनस किसके इक्वल हो जाएगा, आर बी के इक्वल होगा। तो W × L माइनस 3/8W × L, WL कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, W × L कॉमन 1 माइनस 3/8। तो सॉल्व जब करेंगे तो ये हो जाएगा 5/8 × W × L। तो फाइनली आर ए का जो रिजल्ट है वो हमारे पास हो गया 5/8W × L। तो आप इस तरीके से किसी भी क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये रिजल्ट्स याद हैं तो यहाँ पे हमारी बात बन जाएगी। मैं अब यहाँ पे आपको फाइनल रिजल्ट्स लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। इस तरीके से रिएक्शन है, ये आर बी है, ये हमारे पास क्या है, UDL है, ये क्या है, W kN/m है, ठीक है। यहाँ पे एक मोमेंट एक्ट कर रहा है, ये मोमेंट है MA, एक रिएक्शन है RA। तो RB का वैल्यू कितना हमारे पास 3/8W × L है, और ये जो RB का वैल्यू, RA का वैल्यू है, ये कितना हमारे पास 5/8W × L के इक्वल है, और जो MA है इसका वैल्यू कितना हमारे पास WL²/8 के इक्वल है। इस तरीके से आप सारे रिजल्ट्स को क्या रख सकते हैं, याद रख सकते हैं। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जब भी केस आएगा तो वो किसका आएगा हमारे पास, ये UDL का ही होगा। अगर प्रॉप का है, अगर पॉइंट लोड का है तो कैसे होगा, देखिए समझते हैं। यहाँ पे कुछ और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल एक एक चीज़ आपको हम समझाएंगे जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में क्या ना हो, गलत ना हो। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे RB कंसीडर करेंगे, ये हमारे पास यहाँ पे इस बार क्या दे रखा है, पॉइंट लोड दे रखा है, और जस्ट इसी के ऊपर दे रखा है। ध्यान से समझिए, ये हमारे पास कोई भी P है और ये जस्ट इसी के ऊपर दे रखा है P। ये हमारे पास क्या RB, ये हमारे पास लेंथ है L, ठीक है। अब ये P कहीं पे भी गिवन करके दे सकता है, परंतु अभी हम लोग यहीं पे देख रहे हैं। इस केस में हम लोग P का, ये RB का वैल्यू हमको क्या करना है, फाइंड करना है। आपको कौन कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है, एक तो RA का वैल्यू फाइंड करना, हमने RA आ गया, और दूसरा हमारे पास क्या है MA। हमको तीनों रिजल्ट्स फाइंड करने हैं यहाँ पे, RA, MA और हमारे पास कौन सा RB। इन तीनों वैल्यूज़ को हमने क्या करना है, फाइंड करना है। बिल्कुल सिंपल सा है, देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले हमारा काम क्या है कि ये कैसा प्रॉप है, ये एक रिजिड प्रॉप है। जब भी रिजिड प्रॉप है तो यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन होगा, नेट जो डिफ्लेक्शन होगा वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो सिंपल सा है, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कलर चेंज करते हैं। देखिए जो हमारे पास क्या है RB, जो इस P के कारण ये बीम जो होगा, अगर सपोज ये नहीं होता, ये प्रॉप नहीं होता, तो ये बीम कैसे डिफ्लेक्ट करता, कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्ट करता है। यस और नो, ओके। सॉरी, इतना ही लेंथ इसका इंक्रीज नहीं करेगा, डिफ्लेक्ट कर रहा है। दूसरा, जब हम लोग दूसरा देखते हैं यहाँ पे, अगर हम लोग इस तरीके से RB के कारण, अगर RB को नीचे से फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता तो बीम किस तरीके से डिफ्लेक्ट करता, कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्ट करता, बीम इस तरीके से डिफ्लेक्ट करता। अब हम लोग बोलते हैं ये हो गया डेल अपवर्ड, ठीक है, अपवर्ड हो गया, और ये हो गया डेल डाउनवर्ड, ठीक है। ये कैसा है, डाउनवर्ड।
तो हम लोग कहेंगे कि इस केस में अगर प्रॉप्ड है तो जितना वो अपवर्ड है उतना ही वो क्या करेगा, डाउनवर्ड जाएगा। इसका मतलब अगर इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं, डेल अपवर्ड, ठीक है, डेल अपवर्ड माइनस डेल डाउनवर्ड, अगर आप इसका डिफरेंस देखते हैं तो वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं डेल अपवर्ड इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, डेल डाउनवर्ड के इक्वल हो जाएगा। यस और नो, इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो डेल अपवर्ड इक्वल टू डेल डाउनवर्ड, डेल अपवर्ड कितना होगा, ड्यू टू आर बी, तो आर बी इंटू एल क्यूब अपॉन कितना हो जाएगा, 3EI के इक्वल होगा, इक्वल टू डाउनवर्ड कितना होगा, ये इस बार क्या है, पॉइंट है, तो स्टैंडर्ड केस आपको याद होना चाहिए। स्टैंडर्ड केस है इस तरीके से, ये अगर हमारे पास एल है, ये हमारे पास पी है, तो यहाँ पे आने वाला जो डिफ्लेक्शन होता है डेल बी, वो किसके इक्वल होता है, PLQ अपॉन 3EI के इक्वल होता है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं ये जो वैल्यू होगा ये किसके इक्वल हो जाएगा, P इंटू एल क्यूब अपॉन किसके इक्वल होगा, 3EI के इक्वल हो जाएगा। सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी, सॉरी एल क्यू से एल क्यू कैंसिल हो जाएगा। तो आप यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो आर बी इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, पी के इक्वल आ जाएगा। यस और नो। जब आप क्या करते हैं यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 करेंगे, सॉरी सिग्मा एफ वाई इक्वल टू जब आप 0 करेंगे, इसका मतलब क्या है, डाउनवर्ड फोर्सेज इक्वल टू अपवर्ड फोर्सेज है। तो आप यहाँ से कहेंगे आर ए प्लस आर बी इक्वल टू पी, तो आर ए इक्वल टू किसके हो जाएगा, पी माइनस आर बी, तो पी माइनस पी इक्वल टू किसके हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। व्हाट इज़ द आर ए, आर ए इक्वल टू 0। अगर आप एम ए का वैल्यू पता करते हैं तो सेम इस तरीके से हमारे पास हो जाएगा, या फिर हम लोग क्या करते हैं सिग्मा, और क्या कर सकते हैं सिग्मा एम ए इक्वल टू 0 भी करते हैं। तो खुद सोचिए ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये इस तरीके का आर बी इंटू एल प्लस एम ए, यस और नो। तो कितना हो जाएगा हमारे पास एम ए, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, ये माइनस किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस या इक्वल टू हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, P इंटू एल के इक्वल होगा, P इंटू एल। तो यहाँ पे जब आप एम ए का वैल्यू देखेंगे तो एम ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, P इंटू एल माइनस आर बी इंटू एल, तो ये वैल्यू हो जाएगा पी एल माइनस पी एल इक्वल टू 0। इस केस में आने वाला मूवमेंट भी 0 होगा। इस केस में हमारे पास क्या है, जो आर ए का वैल्यू है वो भी क्या होगा, 0 होगा। सिर्फ आर बी का वैल्यू किसके इक्वल होगा, पी के इक्वल होगा। आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें मुझे नहीं लगता कोई भी आपको डाउट होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, इसी में एक और भी क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, और देखने की कोशिश करते हैं और समझिए। अगर हमारे पास कोई भी प्रॉप्ट कैंटिलीवर बीम है इसमें इस तरीके का, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, कोई भी एक प्रॉप्ट कैंटिलीवर बीम है, ये हमारे पास वही आर बी है, क्योंकि ये किस पे, बी पे है, ये हमारे पास किस पे, ए पे। मान लेते हैं यहाँ पे कोई लोड है हमारे पास पी, क्या लोड है हमारे पास पी, तो ये हमारे पास किस लेंथ पे, L/2 पे, ये भी हमारे पास किस लेंथ पे, L/2 पे। अब हमारे को फाइंड किसका वैल्यू करना है, आर बी का वैल्यू फाइंड करना है। तो आप कैसे आर बी का वैल्यू फाइंड करेंगे, आप कोई भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं यहाँ पे, आर ए का वैल्यू, आर बी का वैल्यू। अब आपको अच्छे से क्लियर होगा आप आर ए का वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं और एम ए का वैल्यू आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब मुझे नहीं लगता आपको डाउट होना चाहिए कोई भी, पर देखिए फिर भी अगर हमको आर बी का वैल्यू फाइंड करना है तो आर बी का वैल्यू फाइंड करने के लिए वही सेम डिफ्लेक्शन डाउनवर्ड जो है हमारे पास, डाउनवर्ड इक्वल टू डिफ्लेक्शन किसके इक्वल हो जाएगा, अपवर्ड के इक्वल हो जाएगा। तो डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन, इसके कारण इस पॉइंट पे कितना डिफ्लेक्शन आएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमको क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा इसको। देखिए अभी तक हम लोग डिफ्लेक्शन कहाँ पे पढ़ते थे कि फ्री एंड पे ही क्या दे रखा होता था, पॉइंट दे रखा होता था, और फ्री एंड पे ही डिफ्लेक्शन पूछते थे, तो हम लोग स्टैंडर्ड केस का यूज़ कर देते थे। बट इस बार हम लोग स्टैंडर्ड केस का यूज़ नहीं कर पाएंगे, इसको हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। इसको कैसे करते हैं, देखिए जब ये बीम है, ये जो डिफ्लेक्ट होगा ये कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्ट होगा, ठीक है, और ये इस पॉइंट के बाद जो डिफ्लेक्शन होगा इसका थोड़ा सा और हम लोग सही से बनाते हैं, इसमें डिफ्लेक्शन थोड़ा सही से दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक है। और इस पॉइंट के बाद जब हम लोग देखेंगे तो ये कैसा होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है। कैसा है, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है, यहाँ पे डिफ्लेक्ट नहीं करता है, इस तरीके से रहता है ये। इस तरीके से देखिए, एक तो डिफ्लेक्शन है हमारे पास, ये वाला डिफ्लेक्शन मान लेते हैं, ये कितना हमारे पास L/2 है, और ये लेंथ भी हमारे पास कितना है, L/2। तो हमारे को डिफ्लेक्शन पता करना है बी पॉइंट पे, और ये लोड है हमारे पास P। ध्यान दीजिए, अगर P जो लोड है इस पे एक्ट करता तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता PL³/3I। बट दिक्कत क्या है इस बार
कि जो P है वो B पे नहीं है, वो सेंटर पे कहीं पे क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है। तो इस केस में कैसे वैल्यू फाइंड करेंगे उसको समझने की कोशिश हम लोग करते हैं। जब आप इसको समझने की कोशिश करते हैं तो हमारे को देखिए ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ पे एक डिफ्लेक्शन है y1 और ये डिफ्लेक्शन है हमारे पास y2, और यहाँ पे हमारे पास है एक एंगल थीटा, और ये जो लेंथ है हमारे पास, ये लेंथ है l/2। तो आपको पता है जो y2 y1 तो ये वाला वैल्यू हो गया। अगर आप इस वैल्यू को देखेंगे तो जो y1 है इसको हम लोग लिखेंगे p इंटू l/2 का होल क्यूब अपॉन 3ei। मतलब वही स्टैंडर्ड केस हम लोग यूज़ करेंगे, p इंटू l/2 का होल क्यूब अपॉन क्या होगा 3i, प्लस जब आपके पास अब ये रह गया, ठीक है, ये तो हो गया y1 का वैल्यू। जब आप y2 का वैल्यू पता करेंगे तो y2 का वैल्यू इक्वल टू किसके इक्वल होगा, हमारे पास थीटा इंटू l/2 के इक्वल होगा। थीटा इंटू l/2 आपको पता है कोई भी इस तरीके का क्या रहता है, अगर यहाँ पे हमारे पास थीटा, यहाँ पे r है, अगर आपको ये वैल्यू पता करना होता है, कोई भी वैल्यू मान लेते हैं x है, तो आप इस x में कैसे करते हैं, r इंटू किसके होता है, थीटा के होता है। सेम एज वेल एज यहाँ पे भी यही है, l/2 इंटू थीटा इक्वल टू y2 के इक्वल है। तो थीटा इक्वल टू मतलब है स्लोप। अब आप खुद सोचिए, जब अगर हमारे पास इस तरीके का दे रखा होता था पॉइंट P, इसके कारण जो स्लोप बनता था ना इस तरीके से, जैसे यहाँ पे ये वाला क्या होता है, थीटा बनता है इस तरीके से, या फिर आप ऐसे भी देख सकते हैं, ये बार क्या है, थीटा है, दोनों सेम एंगल होते हैं। तो इस केस में जो थीटा का वैल्यू होता है वो कितना होता है हमारे पास, P L स्क्वायर अपॉन किसके इक्वल होता है, 2ei के इक्वल होता है। कब, जो इसका लेंथ कितना होता है, L होता है, परंतु यहाँ पे लेंथ L नहीं है ना, यहाँ पे लेंथ कितना l/2 है, तो ये हो जाएगा P इंटू l/2 का होल स्क्वायर अपॉन किसके इक्वल है, 2ei इंटू किसके इक्वल हो जाएगा, l/2 के इक्वल होगा। अगर आपको टोटल डिफ्लेक्शन पता करना है, जो y है हमारे पास ये किसके इक्वल है, y1 प्लस y2 के इक्वल है। तो फाइनली आप यहाँ पे देखेंगे ये हो जाएगा P, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास, देखिए l/2 का होल क्यूब, l/2, तो देखिए आप इसको ऐसे लिख लीजिए, l/2 का होल क्यूब, ठीक है, अपॉन कितना है 3ei, प्लस में आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं P l/2 का होल क्यूब, इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि l/2 का होल स्क्वायर इंटू l/2 का होल क्यूब अपॉन कितना हो जाएगा 2ei। तो आप यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हैं, P l क्यूब अपॉन 2 का क्यूब कितना होता है 8, इस तरीके से अपॉन, देखिए यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास कितना, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 6ei, और ऊपर जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5। तो फाइनली जब आप सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो जो y का वैल्यू होगा ये हो जाएगा 5p l³ अपॉन 48ei के इक्वल हो जाएगा। मतलब जो डिफ्लेक्शन है किसके कारण, p के कारण b पॉइंट पे डाउनवर्ड जो डिफ्लेक्शन है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 5/48 p l³ अपॉन ei के इक्वल होगा। और जो अपवर्ड डिफ्लेक्शन है वो तो RB के कारण होगा, टोटल लेंथ कितना L है, जब आप इसका अपवर्ड डिफ्लेक्शन देखेंगे वो तो कुछ क्या होगा, इस तरीके से डिफ्लेक्शन आएगा, ठीक है, ये वाला जो डिफ्लेक्शन है तो वो तो हमारे पास क्या होगा, RB इंटू l³ अपॉन किसके इक्वल होगा, 3ei के इक्वल होगा। ei से ei कैंसिल हो जाएगा, l³ से l³ कैंसिल हो जाएगा, 3 से 16 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो RB का वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, 5/16 इंटू किसके इक्वल हो जाएगा, हमारे पास P के इक्वल हो जाएगा। इस तरीके से आप RB का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको RA का वैल्यू फाइंड करना है तो आप कैसे वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, बोलिए, RA प्लस RB इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, RA प्लस RB इक्वल टू टोटल लोड हमारे पास कितना है P। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ RA, RA इक्वल टू हो जाएगा P माइनस 5/16 P। तो आप लोग कह सकते हैं 11/16 P के इक्वल होगा। यस और नो, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, वैल्यू पता कर सकते हैं। अगर आपको MA का वैल्यू पता करना है तो हमारे पास सिंपल सा कितना हो जाएगा, आप यहाँ पे पुट करिए RB का वैल्यू कितना हमारे पास 5/16, सॉरी यहाँ पे देखते हैं, इसको यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर यहाँ पे वैल्यू देखते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास, आपको मैं बता दे रहा हूँ कैसे होगा, RB इंटू L प्लस MA इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, P इंटू l/2 के इक्वल होगा। आप यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, MA का वैल्यू आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। सिंपल सा RB का वैल्यू पता है, सारी वैल्यूज आपको पता है, आप इजीली क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो ये वैल्यू आपको यहाँ से अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है प्रॉप्ट कैंटिलीवर बीम से रिलेटेड तो आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, ईजिली सॉल्व कर सकते हैं।
और भी देखते हैं थोड़ा सा, और फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर क्वेश्चन में हमारे को कुछ इस तरीके से दे दिया जाए, जैसे मान लेते हैं ये कोई क्वेश्चन है, ठीक है, या फिर ऐसे है, यहाँ पे इस तरीके का, यहाँ पे कोई भी लोड दे रखा हमारे को कितना है P, और ये वैल्यू दे रखा हमारे को L/2, ये वैल्यू दे रखा हमारे को L। इस केस में आपको वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पे लोड कोई भी हमारे को P दे रखा है, इस केस में ये हमारे पास है A पॉइंट, ये हमारे पास B पॉइंट। फाइंड द वैल्यू ऑफ RB, RA एंड MA। कोई भी वैल्यू आप फाइंड करना चाहते हैं तो आप इसी तरीके से क्या कर सकते हैं, वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो इस केस में आपने क्या करना है, सिंपली आप इसमें लोड शिफ्टिंग जो थ्योरम होती है उसको क्या कर दीजिए, यूज़ कर दीजिए। लोड शिफ्टिंग थ्योरम क्या कहती है कि आप लोड को इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या हमारे पास RB हो गया, इस P को जो यहाँ पे P, इस P को यहाँ पे लेकर के आइए, ये हो गया P। दूसरा, इसके कारण जो मूवमेंट जनरेट होगा वो कैसा मूवमेंट जनरेट होगा, वो कुछ इस डायरेक्शन में मूवमेंट जनरेट होगा, और वो किसके इक्वल हो जाएगा, P इंटू किसके इक्वल हो जाएगा, L/2 के इक्वल हो जाएगा, सॉरी P L/2 के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, P L/2 के इक्वल क्या जाएगा, मूवमेंट आएगा। तो अब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से हम RB का वैल्यू पता करेंगे। सेम कंडीशन है, अपवर्ड डेल अपवर्ड, ठीक है ना। डेल मतलब डिफ्लेक्शन जो है, इसको हम y से भी, डेल से भी, किसी से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर हम लोग लिख सकते हैं y अपवर्ड इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, बोलिए y डाउनवर्ड के इक्वल हो जाएगा। तो अपवर्ड किसके कारण होगा, ओनली RB के कारण होगा, और जो अप डाउनवर्ड होगा वो किसके कारण होगा, P और PL/2 के कारण होगा। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, मूवमेंट का वैल्यू पता कर सकते हैं। RB इंटू, अगर ये लेंथ हमारे पास कितना है, L लेंथ है, तो ये हो जाएगा RB इंटू L³ अपॉन कितना होगा, 3EI इक्वल टू डाउनवर्ड किसके कारण होगा, PL³ अपॉन 3EI प्लस ये मूवमेंट है, मूवमेंट के कारण क्या होता है, ML²। तो M क्या है यहाँ पे, PL/2 इंटू L² बाय क्या होता है, 2EI के इक्वल होता है। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, RB का EI क्या कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए, L³ से L³ कैंसिल कर दीजिए। तो फाइनली क्या है, RB इक्वल टू 3 इक्वल टू क्या हमारे पास, P/3 प्लस क्या है, P/4। आप यहाँ से इसको क्या कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, और आप RB की वैल्यू क्या कर सकते हैं, इजीली फाइंड कर सकते हैं। यस और नो। तो आपको RB का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा। RA का वैल्यू कैसे पता करेंगे, सिंपल सा, सिग्मा FY इक्वल टू 0 RA प्लस RB इक्वल टू टोटल लोड कितना हमारे पास, P जो डाउनवर्ड है, क्योंकि मूवमेंट को तो हम लोग कंसीडर नहीं कर रहे ना, हम लोग सिर्फ अपवर्ड फोर्स को कंसीडर कर रहे हैं। और आप MA का भी वैल्यू क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं इजी। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी अगर प्रॉप्ट कैंटिलीवर बीम का क्वेश्चन बनता है तो आप उसको क्या कर सकते हैं, ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आपको कोई भी क्या आनी नहीं चाहिए, दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फिर भी हम लोग आगे समझने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। तो अब मैंने आपको बताया, UDL का बता दिया, पॉइंट लोड का बता दिया। अगर लोड कहीं पे भी एक्ट करता है उसके बेसिस पे आप RB का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो आपने एक ही देखा होगा कि जो DOI है, क्या है हमारे पास, DOI फोर प्रॉप्ट कैंटिलीवर का कितना है, 1। वो सिर्फ किससे सॉल्व हो जा रहा है, 1 मतलब है कि एक एक्स्ट्रा इक्वेशन की हेल्प से हम लोग RA RB या MA किसी की एक वैल्यू क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे वही है, y अपवर्ड, ठीक है, इक्वल टू y डाउनवर्ड के क्या है, इक्वलेंट है। आप इसको क्या करिए, यूज़ करिए। अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो सिंपल सा आप किसी भी प्रॉप्ट कैंटिलीवर बीम के क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है। अब हम लोग थोड़े से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। वो क्वेश्चंस क्या हैं, फॉर द प्रॉप्ट कैंटिलीवर बीम सोन इन द फिगर द रिएक्शन आर एट द बी विल बी। अब ये क्वेश्चन आपके लिए कोई बड़ा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। आप बता सकते हैं, क्वेश्चन काफ़ी बार JEE SDO में आया हुआ है, JEE एंड SDO के एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया है, गेट में इवन पूछा गया है, ESC में भी इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो अब आप बता सकते हैं RA का वैल्यू कितना होगा, बोलिए। RA का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 3/8 W/L। देखिए मैंने सॉल्व किया, नो, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले से सॉल्व कर रखा है सारे डाटा को, तो आप इजीली बता सकते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को पहले भी समझनी है, फिर से मैं एक बार बता देता हूँ कि आपने क्या करना है, y अपवर्ड इक्वल टू y डाउनवर्ड करना है, डाउनवर्ड कर दीजिए। तो y अपवर्ड मतलब जो डिफ्लेक्शन है ड्यू टू P, तो ये डिफ्लेक्शन जो बीम है ये कैसे होगा, इस तरीके से ऊपर की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे ये जो डिफ्लेक्शन है इसको हम लोग कहेंगे y अपवर्ड, यस और नो। और एक हम लोग डिफ्लेक्शन लेते हैं डाउनवर्ड में, ठीक है, डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन देखते हैं। एक डिफ्लेक्शन है ये वाला, जो ये किसके कारण है, ये जो डिफ्लेक्शन है ये हमारे पास ड्यू टू UDL, ये हो गया UDL के कारण। तो ये हो गया y डाउनवर्ड, क्या है ये, डाउनवर्ड, ये किसके कारण है, ड्यू टू
ड्यू टू यूडीएल के कारण है। किसके कारण है? ड्यू टू यूडीएल। और ये किसके कारण था? ड्यू टू प्रॉप, ड्यू टू प्रॉप। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने किसी भी इलास्टिक प्रॉप की बात नहीं की है, यहाँ पे इन्होंने जो बात की है वो किसी की बात की हुई है, वो एक प्रॉप की बात की हुई है। तो प्रॉप यहाँ पे जो लेके चलेंगे वो कैसा प्रॉप होगा? एक रिजिड प्रॉप होगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो y अपवर्ड इक्वल टू क्या होगा? y डाउनवर्ड के इक्वल हो जाएगा। तो y अपवर्ड क्या है हमारे पास? आर बी इंटू क्या हो जाएगा? एल क्यू अपॉन 3EI इक्वल टू y डाउनवर्ड। तो डाउनवर्ड कितना है? W एल की पावर 4 अपॉन 8EI। EI कैंसिल हो जाएगा, एल क्यूब से इसका एल कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली जब आप सॉल्व करेंगे आर बी इक्वल टू 3/8 W इंटू एल के इक्वल आपका रिजल्ट मिल जाएगा। यही सॉल्यूशन है। तो द रिएक्शन आर एट बी इक्वल टू किसके हो जाएगा? आर बी इक्वल टू 3/8 W इंटू एल। ये दोनों एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो किसमें? इरिगेशन डिपार्टमेंट में जो निकला है एसडीओ पोस्ट का, और दूसरा जो पंचायती राज डिपार्टमेंट में, या कोई भी आप एग्ज़ाम देते हैं, एसएससी का एग्ज़ाम देते हैं, किसी का भी एग्ज़ाम देते हैं, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ एक एक पॉइंट को यहाँ पे समझाया जा रहा है आपको, जिससे आपके समझ में सारे पॉइंट्स इजीली अच्छे से समझ में आ जाए। ये क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को। अगर आप इस क्वेश्चन को समझना चाहते हैं तो अब आप कहेंगे कि सर ये तो प्रॉप्ट कैंटिलीवर नहीं है, ये क्वेश्चन इंटरनल हिंज का है। किसका है ये? इंटरनल हिंज का क्वेश्चन है। इसको समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे एग्जाम में क्या पूछा? व्हाट इज़ द डिफ्लेक्शन एट द हिंज। देखिए जहाँ पे हिंज प्रोवाइड होता है, ये इंटरनल हिंज है, यहाँ पे जो मूवमेंट होगा वो क्या होगा? ज़ीरो। मूवमेंट क्या होगा? ज़ीरो। बट यहाँ पे क्या ज़ीरो नहीं होगा? यहाँ पे डिफ्लेक्शन ज़ीरो नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि इंटरनल हिंज है तो डिफ्लेक्शन भी ज़ीरो, नो, मूवमेंट इज़ ज़ीरो बट डिफ्लेक्शन इज़ नॉट ज़ीरो। ओके, तो अब इस केस में हमने क्या करना है? इसको ब्रेक करना है। इस पोर्शन को जब हम लोगों को क्या करना है? ब्रेक करना है। तो उससे भी मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बताता हूँ, जो आपने हमेशा क्या रखना है? उसी को यूज़ करना है। देखिए जो ये बीम है, ये जो डिफ्लेक्ट करेगा, ये कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्ट करेगा। ओके, और ये वाला जो बीम है, ये भी कुछ इसको इस तरीके से डिफ्लेक्ट करेगा। ये इस तरीके से डिफ्लेक्ट करेगा। कहने का मतलब है जो यहाँ पे जो y है, ये वाला जो y है, ये y क्या हमारे पास? कांस्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, यही इसका इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जिस भी क्वेश्चन में इंटरनल हिंज दे रखा है, वहाँ पे इंटरनल हिंज पे जो डिफ्लेक्शन होगा वो कांस्टेंट होगा। चाहे आप बीम, यहाँ पे दो बीम हो गए हमारे पास। कौन कौन सा बीम है हमारे पास? यहाँ पे बीम ए बी, और दूसरा जो हमारे पास बीम है, बीम हो गया हमारे पास BC, इस तरीके का। तो आपको पता है कि जो भी हमारे पास बीम होता है, जब आप उसको क्या करते हैं? कहीं से भी कट करते हैं, तो वहाँ पे क्या आता है? एक मूवमेंट आता है, एक शियर फोर्स आता है, और एक क्या होता है? एक्सियल फोर्स होता है। तो आपको ध्यान देना, यहाँ पे वर्टिकल लोडिंग है, एक्सियल फोर्स को कंसीडर करते नहीं। मूवमेंट क्या होगा? ज़ीरो होगा। क्यों ज़ीरो होगा? क्योंकि क्या है? हिंज है, हिंज पे क्या होता है? मूवमेंट ज़ीरो होता है। ओनली यहाँ पे क्या होगा? एक रिएक्शन होगा। ये तो हो गया एक वाला पोर्शन। दूसरा अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे कुछ इस तरीके का होगा, यस और नो? यहाँ पे इस तरीके का मूवमेंट, और इस तरीके की क्या होगी? रिएक्शन होगी। ये दूसरा बीम है, ये दोनों क्रॉस सेक्शन है, ये लेफ्ट सेक्शन, ये राइट सेक्शन। तो आपने ध्यान देना है कि एट इंटरनल हिंज मूवमेंट जीरो है, तो सिर्फ आपको एक ही यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? फोर्स कंसीडर करना पड़ेगा, और वो कौन सा होगा? वर्टिकल होगा, जिसको हम लोग शियर फोर्स बोलते हैं। तो जब आप यहाँ पे देखेंगे इस तरीके से, इस बीम को मैं क्या कर रहा हूँ? ब्रेक कर रहा हूँ। तो ये हो गया P, ठीक है। एक यहाँ पे इस तरीके से इस बीम को हम लोग इस तरीके से ब्रेक कर रहे हैं। ये हमारे पास पॉइंट है B, ये पॉइंट है B, ये पॉइंट क्या हमारे पास P। ये ध्यान देना, ये हमारे पास है RB, ये भी हमारे पास कितना? RB। ये जो लेंथ है, ये लेंथ है हमारे पास L, और ये लेंथ है, ये भी लेंथ हमारे पास क्या है? L। ध्यान देना, ये RB, ये दोनों RB एक दूसरे के अमाउंट के बराबर होंगे, इसलिए कैंसिल होकर के एक दूसरे को क्या कर देते हैं? नेगलेक्ट कर देते हैं, मतलब कैंसिल कर देते हैं एक दूसरे को। ओवरऑल तो कितना हमारे पास P है। बट उन्होंने पूछा व्हाट इज़ द डिफ्लेक्शन, और कभी कभी वो ये भी पूछते हैं कि यहाँ पे आने वाला जो ये वैल्यू RB का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, या यहाँ पे आने वाला लोड का वैल्यू क्या होगा। इन दोनों बीम पे, बीम AB पे लोड का वैल्यू क्या होगा, बीम BC पे लोड का वैल्यू क्या होगा। इसको समझने की कोशिश करते हैं। आप ये चीज़ देखिए, व्हाट इज़ दिस, ये क्या मैंने अभी आपको पूरा समझाया कि नहीं समझाया? ये एक प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम की तरह है या नहीं है? देखिए ध्यान से दोबारा,
यहाँ पे हम लोग दोबारा से देख रहे हैं इस तरीके से, ये कुछ इस तरीके का है या नहीं, ये हो गया P, ये हो गया RB, ठीक है, यस और नो? अच्छा सॉरी, इसका जो लेंथ है वो L/2 है, इसका भी लेंथ कितना है L/2, क्योंकि L/2 वो I दे रखा है। ये वैल्यू हमारे पास क्या है RB L/2, इस तरीके से L/2। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये L/2 है, ये हमारे पास क्या है P है। इस चीज़ को हम लोग समझने की थोड़ी सी क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। देखिए, और दूसरा हमारे पास जो बीम है वो हमारे पास बीम हो गया कुछ इस तरीके का, ठीक है, ये हो गया RB। इस केस में हम लोग समझ सकते हैं इसके कारण जो डिफ्लेक्शन होगा इस बीम में, तो हम यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे, बस वही पॉइंट आपने याद रखना है। डिफ्लेक्शन एट पॉइंट B, ठीक है, और कौन सा है, बीम AB, इक्वल टू डिफ्लेक्शन एट पॉइंट B, और यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं बीम AB, सॉरी BC। ये एक दूसरे के क्या होगा, बराबर होगा। अच्छा, इसको देखते हैं कैसे, देखते हैं हम लोग कैसे, ठीक है। यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन है ये वाला, इस तरीके से जो आप डिफ्लेक्शन देख रहे हैं, तो यहाँ पे एक रिएक्शन क्या कर रही है, यहाँ पे एक रिएक्शन RB भी एक्ट कर रही है, और यहाँ पे एक रिएक्शन क्या कर रही है, RB एक्ट कर रही है। तो जो डिफ्लेक्शन है ना हमारे पास, डिफ्लेक्शन AB में जो है, वही डिफ्लेक्शन हमारे पास क्या है, YB इंटू BC। तो AB में जो डिफ्लेक्शन होगा वो क्या होगा हमारे पास, P डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, और जो RB है ये क्या अपवर्ड एक्ट कर रहा है, P माइनस RB इंटू LQ अपॉन किसके इक्वल होगा, 3EI इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, ये RB LQ अपॉन 3EI के इक्वल होगा। अब आप कहेंगे सर नहीं समझे, देखिए समझिए दोबारा। जब हमने अभी बीम को इसको ब्रेक किया था तो ये बीम कुछ इस तरीके से आ रहा था, इस तरीके से था, ये था P, ये था RB, ये हमारे पास है RB। देखिए इन दोनों का जो है ना, जितना इसके कारण क्या करेगा, डाउनवर्ड जाएगा, इसके कारण क्या करेगा, अपवर्ड जाएगा। जो नेट यहाँ पे आएगा वही इसके कारण जो डिफ्लेक्शन होगा, इस तरीके का जो डिफ्लेक्शन होगा, ये वाला जो डिफ्लेक्शन है ये क्या है, YB इन बीम BC में, ये क्या C और BC में, ये वाला जो डिफ्लेक्शन है वो इन दोनों के नेट रिजल्टेंट के क्या होगा, इक्वलेंट होगा। क्योंकि एक डाउनवर्ड लेके जाएगा, एक अपवर्ड लेके जाएगा, परंतु यहाँ पे हिंज है ना, ये साथ में दूसरा बीम भी जुड़ा हुआ है। पहले तो सिंपल सा एक बीम होता था इस तरीके का था, तो साथ में कोई दूसरा बीम नहीं जुड़ा हुआ था। इस बार साथ में दूसरा भी बीम जुड़ा हुआ है, तो इन दोनों का जो नेट होगा वो इसके क्या होगा, इक्वलेंट होगा। तो P के इसके अपवर्ड कितना है हमारे पास, अपवर्ड है PLQ अपॉन 3I, और डाउनवर्ड कितना है, डाउनवर्ड हो जाएगा RB इंटू LQ अपॉन कितना है, 3I। इन दोनों का जो नेट वैल्यू आएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा इस वाले के कारण RB इंटू LQ अपॉन 3EI के इक्वलेंट होगा। यही तो मैंने रिजल्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। जब आप इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, L³ से L³ कैंसिल हो जाएगा, 3I से 3I कैंसिल हो जाएगा, P माइनस RB इक्वल टू RB, तो यहाँ से आपको एक रिजल्ट मिल जाएगा P इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ RB। तो RB इक्वल टू किसके हो जाएगा, P/2 के इक्वल होगा। दैट्स मीन्स हमारे पास जो वैल्यू है ये इस तरीके का, ये हो गया P, ये हो गया हमारे पास क्या P/2, और दूसरा हमारे पास है ये, इसके ये कितना है P/2, और ये वैल्यू कितनी है हमारे पास L/2। तो अगर आपको डिफ्लेक्शन पता करना है तो अब तो सिंपल सा डिफ्लेक्शन पता कर सकते हैं ना आप इस तरीके से। ये वाला केस ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो ये वैल्यू जो हमारे पास कितनी होगी, P/2, ये वैल्यू कितनी है हमारे पास L/2। तो बताइए यहाँ पे डिफ्लेक्शन क्या होगा, स्टैंडर्ड केस बन गया ये। तो स्टैंडर्ड केस क्या कहता है, अगर ये पॉइंट हमारे पास कौन सा है B, ये पॉइंट कौन सा है C, तो डिफ्लेक्शन YB इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, P/2 इंटू L/2 का होल क्यूब अपॉन कितना हो जाएगा, 3EI के इक्वल हो जाएगा। तो जब आप सॉल्व करेंगे फाइनली PL³ अपॉन 2 का होल क्यूब कितना होता है, 8 इंटू 3 इंटू कितना हो जाएगा EI। तो 8 × 24 = 28, PL³ अपॉन 48 EI के इक्वल होगा। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, डिफ्लेक्शन की वैल्यू पता कर सकते हैं।
आप आर बी का वैल्यू पता कर सकते हैं, आप आर ए सी का वैल्यू पता कर सकते हैं, आप आर सी का वैल्यू पता कर सकते हैं। यहाँ पे आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। किस किस का वैल्यू, आर ए, आर बी, आर सी, ओके, एम ए, एम बी इक्वल टू क्या होगा, एम बी तो आप सबको पता है क्योंकि 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या इंटरनल हिंज है। और आप एम सी, इन सब की वैल्यू क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं इजीली, क्योंकि मेन आपको क्या पता चल गया, यहाँ पे आर बी का वैल्यू पता चल गया। बाय हेल्प ऑफ आर बी आप कोई भी वैल्यू या कोई भी डाटा क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन हमारे एसडीओ में आए हुए हैं प्लीज़, इसलिए ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। द प्रॉप्ट कैंटिलीवर बीम, ये कैसा है, प्रॉप्ट कैंटिलीवर बीम सोन इन द फिगर प्रोवाइड विद ए हिंज एट सी। यहाँ पे एक हमने हिंज प्रोवाइड कर रखा है। ए एंड बी आर द सेम लेवल, ए एंड बी एट द सेम लेवल है। द रिएक्शन एट फिक्स्ड एंड ए, मतलब हमारे को किसका वैल्यू पता करना है, आर ए का वैल्यू क्या करना है, पता करना है। कर लेते हैं आर ए का वैल्यू। कैसे पता करेंगे हम लोग आर ए का वैल्यू, देखते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या हमारे पास एक आर बी है, आर बी का वैल्यू पता होना चाहिए ना, परंतु यहाँ पे हमारे को एक इंटरनल हिंज दे रखी है। जो इंटरनल हिंज है इसके कारण हम लोग देखते हैं कि कैसे हमारे को वैल्यू पता चलता है। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे सिंपल सा कोई भी जब बीम होता है तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0। जब आप सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 करेंगे तो आपको एक वैल्यू मिलेगा आर ए प्लस आर बी इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, टोटल लोड पी के इक्वल होगा, हाँ है ना, क्योंकि आर ए अपवर्ड, आर बी अपवर्ड, और कोई भी रिएक्शन आ सकती है क्या, नहीं। एक देखिए यहाँ पे क्या आएगा, एच ए आएगा, एच ए तो हमने लेना ही नहीं है। एक क्या आएगा, एम ए आएगा, एम ए हमसे पूछा नहीं है, ठीक है, ये हमसे नहीं पूछा है, सिर्फ हमको आर ए आर बी का वैल्यू पता करना है। तो आर ए प्लस आर बी इक्वल टू पी, तो यहाँ से हमारे को एक इक्वेशन मिल गया। सेकेंड इक्वेशन क्या कहता है, आप सबको पता है कि एट इंटरनल हिंज मोमेंट क्या होता है, 0, मोमेंट 0। इसका मतलब क्या हो गया, एम सी इक्वल टू 0। जब आप एम सी इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ से आर बी, तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, आर बी इंटू एल बाई 2 इक्वल टू किसके हो जाएगा, 0 के इक्वल होगा। दैट्स मीन्स आर बी इक्वल टू 0। जब आर बी की वैल्यू 0 आप यहाँ पे पुट करते हैं, आर ए इक्वल टू पी माइनस आर बी, और p माइनस 0 इक्वल टू पी, मतलब विच ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट। मतलब जो आर ए का रिजल्ट आएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, पी के इक्वलेंट रिजल्ट हो जाएगा। यही क्वेश्चन घूम फिर करके क्वेश्चन आते रहते हैं। प्लीज़ आपने इन्हीं चीज़ों को क्या करना है, समझना है ध्यान से कि कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से आता है, कैसे होता है, कैसे नहीं होता है, ठीक है ना। यही हमारे एग्ज़ामों में आता रहता है, ठीक है। जैसे आप एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, इस वाले क्वेश्चन को इस तरीके से है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हिंज दे रखा है, यहीं पे लोड दे रखा है, और यहाँ पे हमारे को क्या दे रखा है, ये पी का वैल्यू दे रखा है। इस तरीके से अगर आपको ये जैसे ये हमारे पास क्या आर बी है, ठीक है ना, आर बी, इस तरीके से हमारे को क्या दे रखा है, कोई भी एक हिंज दे रखा है। अब आप इसकी क्या करिए, वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करिए कि कैसे वैल्यू फाइंड करते हैं। यहाँ पे हमारे को क्या दे रखा है, कोई भी पी लोड दे रखा है, कोई भी वैल्यू हमारे को क्या कर रखी है, गिवन कर रखी है, तो आप कैसे वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो देखिए जब भी इस तरीके का हो तो उसको आपने क्या करना है, ब्रेक करना है। ब्रेक करते टाइम आपको पता है इस तरीके का वैल्यूज हमारे पास आता है। एक तो हम लोग क्या करें, इस पी तो आएगा ही, इस पे हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये तो हो गया आर बी। दूसरा हमारे पास हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये इसको हम लोग सी पॉइंट ले लेते हैं, सी आर सी, ठीक है। ये हो गया बी, ये हो गया ए। तो यहाँ पे क्या होगा, एक तो ये हो जाएगा आर बी, यहाँ पे होगा आर बी, और यहाँ पे हो गया आर बी। तो यहाँ पे ही साथ में क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा हमारे पास आर सी आ जाएगा। तो आपने इसको क्या करना है, इस तरीके से ब्रेक करना है कि जिससे क्या हो जाए, कि जिससे आप क्या कर सकें, इजीली वैल्यू को क्या कर सकें, फाइंड कर सकें। अभी हमारे पास प्रॉपर डाटा नहीं है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रही है इसमें, ठीक है। परंतु अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप उसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिग्मा एफ आई इक्वल टू 0, सिग्मा एम आई इक्वल टू 0, और डिफ्लेक्शन को क्या कर दीजिए, बराबर कर दीजिए, पता चल जाएगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रिएक्शन ऑन द पिन सी, मतलब पिन सी फॉर ए बीम सोन इन द। अब यहाँ पे सिर्फ वैल्यू पूछा हमारे को, तो कितना इजी क्वेश्चन है। देखिए कैसे करेंगे, इस बीम को आपने क्या करना है, डिफ्लेक्ट जब कराएंगे, तो इस बीम को जब डिफ्लेक्ट कराएंगे तो ये कुछ इस तरीके से क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा, यस और नो। ये इस तरीके से क्या करता है, डिफ्लेक्ट करता है। मतलब यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन है वाई सी, वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। वाई सी कांस्टेंट होगा, ध्यान से समझिए कैसे। जब आप इसको देखते हैं इस तरीके से,
ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे क्या करिए, इस पे यूडीएल लगाइए, कितने लेंथ पे, एल लेंथ पे। और दूसरा बीम आपके पास ये आ गया। इस बीम में आप क्या करेंगे, एक ये होगा हमारे पास आर सी, और दूसरा जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा, आर सी यहाँ पे होगा। ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वलेंट होते हैं। तो देखिए ये बीम हमारे पास है ए, ये बीम है बी, ये बीम है हमारे पास सी, तो ये भी हो गया सी। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था, वाई सी, सॉरी ये बी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा आर बी, ये भी क्या होगा आर बी। तो डिफ्लेक्शन एट बी, आप ऐसे देखिए, वाई बी बीम ए बी इक्वल टू वाई बी, और ये कौन सा है, बीम बी सी, मतलब वाई बी बीम ए बी, सॉरी अभी भी गलत कर रहे हैं, ए सी है, वाई बी नहीं, पूरा ही गलत कर दिया हमने, सॉरी, एक मिनट दोबारा होता है, इसको दोबारा देखते हैं। ए बी सी ने दिक्कत कर दिया, क्योंकि हम लोग जनरली ना बी में बी बीच में लेके चल रहे होते हैं। इस तरीके से देखिए, ये सी है, दूसरा हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ये हमारे पास है बी, तो ये फिर से इसमें आएगा सी, ठीक है, ये हो गया ए। और यहाँ पे एक रिएक्शन होगा, इसको हम लिखते हैं आर सी, ये वाली रिएक्शन ये हमारे पास क्या आर सी, ये कितना है डब्लू किलो न्यूटन पर कितना हमारे पास मीटर, ये वैल्यू कितना है एल, ये वैल्यू कितना है हमारे पास एल, यस और नो, इस तरीके से। अब क्लियर हो जाएगा। हम लोग कहेंगे वाई सी बीम ए सी, बीम ए सी इक्वल टू वाई सी कितना हो जाएगा हमारे पास, बीम कौन सा हमारे पास बोलिए, ये हो जाएगा बीम बी सी, बी सी का इक्वल हो जाएगा बीम बी सी, बीम ए सी। अब यहाँ पे जो ए सी वाला बीम है, इसमें जो डिफ्लेक्शन होगा वो किसके होगा, एक तो यूडीएल के कारण क्या करेगा डाउनवर्ड, और आरसी के कारण क्या होगा अपवर्ड। तो इसका जो नेट क्या होगा, नेट डिफ्लेक्शन होगा वो इस डिफ्लेक्शन के क्या होगा, इक्वलेंट होगा। तो अब आप समझ गए होंगे यहाँ पे। तो ये हमारे पास क्या है, डब्लू यूडीएल है, यूडीएल के कारण कितना होता है डब्लू एल की पावर 4/8 ई आई माइनस आर सी के कारण अपवर्ड, ठीक है। तो ये हो जाएगा आर सी इंटू एल क्यूब अपॉन कितना हो जाएगा 3 ई आई, है ना। ये तो हो गया किसमें, डिफ्लेक्शन सी, किसमें हमारे पास, ये हो गया बीम ए सी में, इक्वल टू वाई सी मतलब डिफ्लेक्शन एट पॉइंट सी इन बीम बी सी। तो ये हो जाएगा हमारे पास आर सी इंटू एल क्यू अपॉन 3 ई आई। तो अब जब यहाँ से सॉल्व करेंगे, डब्ल्यू एल की पावर 4/8 ई आई इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ आर सी एल क्यू अपॉन 3 ई आई। इस तरीके से तो ई आई से ई आई कैंसिल, एल क्यूब से ये कैंसिल हो जाएगा। फाइनली जब आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको, तो आर सी का जो वैल्यू मिलेगा आपको वो मिल जाएगा 3/16 इंटू डब्ल्यू इंटू एल के इक्वल मिलेगा। और वो कौन सा रिजल्ट होगा, हमारे पास डी रिजल्ट होगा। तो मैंने आपको बताया जब भी इंटरनल हिंज दे रखा है तो वहाँ पे क्या होगा, जब भी इंटरनल हिंज पे जो होगा, जैसे यहाँ पे हम लोग कहेंगे वाई सी इन बीम, जो हमारे पास कौन सा है बीम ए सी इक्वल टू वाई सी बीम कौन सा होगा हमारे पास, बीम जो है हमारे पास बी सी करिए या सी भी करिए, एक ही बात है। तो इस तरीके का यही एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। बाय हेल्प ऑफ दिस कंसेप्ट आप किसी भी क्वेश्चन को जेईई, एसडीओ, गेट, ईएससी किसी में भी क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कहीं पे भी आपको कोई भी डाउट नहीं आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये देखिए, कैंटिलीवर कैरीज ए लोड पी एट सी एज सून इन द फिगर बिलो डिफ्लेक्शन एट बी। इस पॉइंट पे हमारे को डिफ्लेक्शन पूछा है। तो देखिए ध्यान से समझना, इसी क्वेश्चन में मैं आपको समझा रहा हूँ सारी चीज़ों को। जब आप इस बीम को आगे लेकर के जाएंगे इस तरीके से, तो ये कुछ इस तरीके से क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा। यहाँ तक तो डिफ्लेक्ट करेगा, परंतु यहाँ के बाद डिफ्लेक्ट नहीं करेगा, यहाँ के बाद ये स्ट्रेट रहेगा इस तरीके से। तो यहाँ पे इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं, ये स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे दो डिफ्लेक्शन है हमारे पास, ये हो गया y1, ये वाला डिफ्लेक्शन है y2। अगर यहाँ पे आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे एक एंगल बनेगा थीटा, और ये जो लेंथ है, ये वाली जो लेंथ होगी, ये लेंथ किसके इक्वल है बोलिए। अगर टोटल लेंथ l है, ये L1 है, तो ये कितने जाएगी L माइनस L1 के इक्वलेंट होगा, यस और नो। तो यहाँ पे अगर y1, y2 की अगर वैल्यू देखते हैं तो ये कितना हो जाएगा थीटा इंटू L माइनस L1 के इक्वलेंट है। तो यहाँ पे अब आप देखिए C पे ये वाला डिफ्लेक्शन किसके इक्वल होगा, तो ये वाला डिफ्लेक्शन, तो यहाँ पे तो स्टैंडर्ड केस लगा देंगे हम लोग। जो y1 का वैल्यू है हमारे पास वो कितना है हमारे पास,
y1 का जो वैल्यू है, ये वैल्यू है हमारे पास p इंटू L1 का क्यूब अपॉन 3EI, और जो y2 का वैल्यू है ये कितना हमारे पास थीटा यहाँ पे स्लोप कितना हो जाएगा बोलिए, p इंटू L1 का स्क्वायर अपॉन जो स्टैंडर्ड केस है इसको करिए मल्टीप्लाई L माइनस L1, तो टोटल अगर आपको y का वैल्यू पता करना है तो व्हाट इज़ द y इक्वल टू हो गया y1 प्लस y2, व्हाट इज़ द y1 का जो वैल्यू है p इंटू L1 का क्यूब अपॉन 3EI प्लस ये हो जाएगा हमारे पास p L1 का स्क्वायर बाय 2EI इन ब्रैकेट L माइनस L1। इसको थोड़ा सा और आगे सिंप्लीफाई करके यही हमारे पास क्या आएगा, रिजल्ट आएगा। ये देखना पड़ेगा हमारे को ऑप्शन में यही दे रखा है या फिर इससे आगे फर्दर दे रखा है। अब आपको ध्यान दीजिए किसी भी पॉइंट पे, जैसे यहाँ पे पता करना है एक और। अब जब आप क्या करेंगे स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे आगे, जब आप स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे वो भी मैं आपको कंसेप्ट बता देता हूँ, ध्यान से समझिए। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं। अगर एग्जाम में थोड़ा सा डिफरेंट देता, ध्यान से समझिए, एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से आए, जैसे ये हमारे पास कोई भी बीम है, क्वेश्चन में दे रखा है P यहाँ पे लोड, ये B पॉइंट है, ये मान लेते हैं हमारे पास क्या है L/2, ये और ये भी हमारे पास क्या है L/2। क्वेश्चन कहता है कि C, ठीक है, क्वेश्चन में आता है फाइंड डिफ्लेक्शन एट पॉइंट C, अगर आपको C पॉइंट पे डिफ्लेक्शन पता करना है। अब आप कहेंगे सर C पॉइंट पे डिफ्लेक्शन कैसे पता करें, तो आप क्या करिए, आप क्या करिए, आपको पूछा है C पॉइंट पे डिफ्लेक्शन, लोड किस पॉइंट पे लगा रखा है, B पॉइंट पे। आप उल्टा कर दीजिए, आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से बना दीजिए, C पे लगा दीजिए लोड और B पे डिफ्लेक्शन पता कर लीजिए, तो ये रिजल्ट जो आएगा वो रिजल्ट सेम आएगा। मतलब मैं आपको लिख रहा हूँ यहाँ पे YC ड्यू टू P एट पॉइंट B इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, YB ड्यू टू P एट पॉइंट C। जब आप आगे पढ़ेंगे इस तरीके के हम लोग डिफ्लेक्शन में क्वेश्चन देख रहे होते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये तो मैंने अभी आपको बताया। देखिए इससे आप इस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन नहीं पता कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आप कैसे डिफ्लेक्शन पता करेंगे, जैसे ये इस तरीके से क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा, तो आप कैसे पता करेंगे कि यहाँ पे कैसे डिफ्लेक्शन है। परंतु आप इस तरीके से तो डिफ्लेक्शन पता कर सकते हैं ना, जो अभी मैंने आपको बताया था, अभी बताया ना आपको इस तरीके से, ये हो गया y1, ये हो गया y2, y1 y2 को दोनों को क्या कर लो, ऐड कर लो, वही डिफ्लेक्शन आपको इसके कारण यहाँ पे मिलेगा, वही जो डिफ्लेक्शन होगा उसको आप C पे बता दीजिए इसके कारण। तो इस तरीके से भी हम लोग क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। ये हमारी थ्योरम होती है, मैक्सवेल एंड रेसिप्रोकल्स थ्योरम होती है, तो उनके बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग आगे का देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते रहते हैं। सारे क्वेश्चंस जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में बिल्कुल सिंपल से हैं, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन से रिलेटेड छोटे क्वेश्चंस हैं, कैंटिलीवर प्रॉप कैंटिलीवर से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स देख रहे हैं हम लोग। डिफ्लेक्शन एट द फ्री एंड ऑफ ए यूनिफॉर्मली लोडेड कैंटिलीवर ऑफ लेंथ 1 मीटर। ये लेंथ कितना हमारे पास यहाँ पे 1 मीटर, और यूनिफॉर्मली लोडेड है वो क्या हमारे पास W किलो न्यूटन पर मीटर है। और वो बोल रहा है कि एंड पॉइंट पे जो डिफ्लेक्शन आ रहा है, यहाँ पे ये B पॉइंट है, ये A पॉइंट है, मतलब जो YB का वैल्यू उन्होंने गिवन कर रखा है वो हमारा गिवन कर रखा है 7.5 mm। वो पूछ रहा है व्हाट इज़ द स्लोप एट द फ्री एंड, मतलब थीटा B का वैल्यू उन्होंने हमसे पूछा है। तो इस तरीके के जब भी क्वेश्चन आते हैं तो इसमें हम लोग स्टैंडर्ड केसेस को यूज़ करते हैं। बोले डिफ्लेक्शन का रिजल्ट क्या होता है, W L⁴/8EI इक्वल टू कितना दे रखा हमारे को, 7.5 mm दे रखा है। ये हमारे पास है YB। अगर आप यही थीटा B का रिजल्ट देखते हैं तो वो होता है WL⁴/6EI। अब इस वाले रिजल्ट्स को हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर खोजते हैं, देखते हैं कैसे खोजते हैं। मतलब हमारे को ना तो W दे रखा है ना EI दे रखा है, इसका मतलब क्या है, इसी में हम लोग देखते हैं। मैं इस रिजल्ट को, इस वाले रिजल्ट को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, WL⁴, ठीक है, अपॉन EI इंटू L/8। देखिए WL⁴ इंटू L, WL⁴ 8EI। अब मैं इसको क्या कर देता हूँ यहाँ पे 6, और यहाँ पे भी क्या कर देता हूँ मैं, अच्छा ठीक है, ठीक एक सेकंड देखिए,
डब्ल्यू एल क्यू अपॉन ई आई, परंतु मेरे पास ये क्या है यहाँ पे 6 है ना यहाँ पे, इसको मैं ऐसा लिख करके अगर मैं 6 बाय क्या कर सकता हूँ 6 कर सकता हूँ, और इक्वल टू किसके, ये 7.5 mm के इक्वल है। तो आप खुद सोचिए जो ये वाला रिजल्ट है डब्ल्यू एल क्यू अपॉन 6 ई आई, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ थीटा बी इंटू एल बाय 8, और इंटू हमारे पास क्या है यहाँ पे 6 है, इक्वल टू कितना है 7.5 mm। तो आप यहाँ से सॉल्व करिए थीटा बी का वैल्यू, तो व्हाट इज़ द थीटा बी, 7.5 मल्टीप्लाई 8, 7.5 मल्टीप्लाई 8 डिवाइड में L मल्टीप्लाई 6। तो आप इसको सॉल्व करेंगे 60/6, और आप इसको mm में लीजिए, क्योंकि ये किस में दे रखा है आपको, mm में दे रखा है ना। तो L को जब आप mm में लिखेंगे 1 मीटर को, तो कितना हो जाएगा 1000, 10 से 10, 6 से 6, मतलब 1/100 इक्वल टू 0.01, किसके इक्वल हो जाएगा, रेडियन के इक्वल हो। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, फॉर द बीम सिस्टम एज सून इफ द डिफ्लेक्शन एट सी इज 0, मतलब सी पॉइंट पे जो डिफ्लेक्शन है वो 0 है, देन द रेशियो ऑफ पी क्यू, आपको पी क्यू का रेशियो पता करना है। तो आप खुद सोचिए इसका मतलब क्या है कि देखिए पी लोड के कारण जो ये बीम है ये थोड़ा सा क्या करेगा, डाउनवर्ड जाएगा इस तरीके से, और क्यू के कारण ये बीम क्या करेगा, ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। उन्होंने बोला है कि इस सी पॉइंट पे जो डिफ्लेक्शन है वो क्या है 0, मतलब वाई अपवर्ड इक्वल टू वाई किसके इक्वल है, डाउनवर्ड के इक्वल है, तभी तो एक दूसरे क्या होगा 0 होगा ना, वाई अपवर्ड इक्वल टू वाई डाउनवर्ड है तभी 0 होगा। इसका मतलब हो गया वाई अपवर्ड इक्वल टू हो गया वाई डाउनवर्ड। देखिए एक ही चीज़ को मैं बार बार लिख रहा हूँ, यही क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए डाउनवर्ड इसके कारण कितना हो जाएगा हमारे पास, पी क्या है हमारे पास, एक कैंटिलीवर बीम में पी लोड है, एंड पॉइंट पे लग रहा है, तो स्टैंडर्ड केस लग जाएगा पी इंटू 2L का क्यूब अपॉन 3EI, या सुनो। परंतु अपवर्ड के कारण दिक्कत आएगी, क्योंकि यहाँ पे 2 डिफ्लेक्शन आएंगे इस तरीके से, एक होगा y1 और दूसरा क्या होगा y2, क्योंकि ये फ्री एंड पे नहीं लग रहा है, ये तो सेंटर में कहीं पे लग रहा है, तो उसके कारण हमारे पास जो अपवर्ड होगा वो किसके कारण होगा, देखिए ध्यान से। अब इसको हम लोग बार बार नहीं लिखेंगे, देखिए Q इंटू L का क्यूब अपॉन 3EI, ये कौन सा हो गया, ये हो गया y1, या सुनो। ये वाला जो डिफ्लेक्शन है, ये वाला जो डिफ्लेक्शन है किसके इक्वल हो जाएगा, Q इंटू L क्यूब अपॉन किसके इक्वल है, 3I के इक्वल है, प्लस ये y2, तो आपको पता है ये हमारे पास क्या होता है थीटा, और ये वाली लेंथ कितना है L, तो y2 इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, थीटा इंटू L के इक्वल है, और थीटा का वैल्यू किसके इसके कारण कितनी होती है, Q, ठीक है ना, ये Q है, ध्यान देना थीटा नहीं है, Q इंटू L स्क्वायर अपॉन 2 ये तो हो गया डिफ्लेक्शन, सॉरी स्लोप, जो थीटा का वैल्यू है, इंटू कितना हमारे पास L। तो इस तरीके से आप वैल्यू को देखिए कैसे हम लोग वैल्यू पता कर लेते हैं, यहाँ से सारा एक साथ रिजल्ट आ जाएगा। कॉमन क्या ले सकते हैं, Q L क्यूब, ठीक है, Q L क्यूब कॉमन ले लिया ऊपर से, अपॉन नीचे से क्या कॉमन ले सकते हैं, EI कॉमन ले सकते हैं, और अंदर क्या रह गया 1/3 प्लस 1/2 इक्वल टू कितना है हमारे पास, बोलिए P2 का क्यूब कितना हो गया 8, L क्यूब अपॉन कितना हो जाएगा 3EI के इक्वल हो जाएगा। कैंसिल हो रहा है क्या, L क्यूब से L क्यूब कैंसिल हो गया, EI से EI कैंसिल हो गया। तो फाइनली जब आप सॉल्व करते हैं आगे, इस वैल्यू को जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/6 इक्वल टू कितना हो जाएगा 8P बाय ये हो गया 3, तो 3 से कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, रेशियो हमें क्या पता करना है P/Q, तो P तो इस साइड है, Q को आप इस साइड लेके आ जाइए, तो 5 कितना हो जाएगा 16, तो P/Q इक्वल टू कितना हो जाएगा 5/16, मतलब डी ऑप्शन इज करेक्ट। इस तरीके से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द बीम सिस्टम एज सून इफ द स्लोप एट M इज 0, मतलब इस बीम सिस्टम में M पे जो स्लोप है वो क्या है 0 है, देन द रेशियो ऑफ T/S। तो आप ध्यान से समझना, देखिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से जब आप देखेंगे, इस पॉइंट पे जब आप एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये हमारे पास थीटा बना, और जब इसके कारण आप इस तरीके से क्या करेंगे, इस तरीके से देखेंगे, देखिए ध्यान से समझना, ये वाला थीटा और यहाँ पे ये वाला जो थीटा होता है, ये दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। जो लोड है ना, इसके बाद ये क्या करता है, ये डिफ्लेक्ट नहीं करता है, ये स्ट्रेट रहता है, क्योंकि ये रिजिड है, ठीक है ना, स्ट्रेट रहता है, तो जो यहाँ पे बनने वाला एंगल है वही यहाँ पे एंगल बनेगा। इसका मतलब हम लोग लिखते हैं थीटा जो स्लोप है, स्लोप कहाँ पे, एट पॉइंट M, ठीक है,
एट पॉइंट M ड्यू टू Q इक्वल टू किसके होगा, स्लोप एट पॉइंट M ड्यू टू किसके कारण है, ड्यू टू T, सॉरी ये Q स्लोप एट पॉइंट M ड्यू टू क्या है, S है, Q कहाँ आ गया, S स्लोप एट पॉइंट M ड्यू टू T। तो ये देखिए अगर आप इसको लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे तभी तो एक दूसरे के बराबर होंगे, तभी तो वहाँ पे क्या होगा, जीरो होगा ना। तो स्लोप एट M पे कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा S इंटू एल स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा 2EI इक्वल टू ये जो वैल्यू है T के कारण कितना आएगा T, और यहाँ पे लेंथ कितना है 2L का होल क्यूब सॉरी होल स्क्वायर अपॉन कितना होगा 2EI के इक्वल होगा। सिंपल से समझिए, क्योंकि यहाँ पे 2L हो जाएगा ना इसके केस में कितना L, तो 2EI कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली जब आप यहाँ से सॉल्व करेंगे S इक्वल टू कितना हो जाएगा 4T, आपको क्या पता करना है T/S, तो T/S इक्वल टू किसके हो जाएगा 1/4, मतलब C ऑप्शन इज करेक्ट। तो C ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा, आंसर करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग देखते हैं। लास्ट अब हम लोग एक छोटा सा पॉइंट समझते हैं। अगर कहीं पे इलास्टिक प्रॉप दे रखा है, अगर हमारे को क्या दे रखा है इलास्टिक प्रॉप, उसको भी देख लीजिए। इलास्टिक प्रॉप अगर आपको गिवन कर रखा है क्वेश्चन में, इसका मतलब क्या है, कोई भी इस तरीके का बीम है, इस पे इस तरीके का क्या हमारे को हिंज दे रखा है, क्या दे रखा है हमारे को, कोई भी स्प्रिंग दे रखा है, ठीक है ना, स्प्रिंग। तो इसका जो हमारे पास क्या होता है, K इक्वल टू किसके होता है, P इंटू डेल्टा के इक्वल होता है। और यहाँ पे मान लेते हैं कोई भी लोड दे रखा है UDL। जब आप इसका देखेंगे कि कोई भी वैल्यू अगर आपको फाइंड करना है तो कैसे वैल्यू देखिए फाइंड करेंगे आप यहाँ पे। इसका जब आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, क्या बनाएंगे, FBD बनाते हैं जब आप इसका, तो वो कैसा बनेगा, इसका जब आप बनाते हैं तो वो कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा आपको। एक तो हो गया ये, इस पर RB लगेगा ऊपर की तरफ, क्योंकि ये कौन सा B पॉइंट है, ये A है, ये हमारे पास C है। तो सेम रिएक्शन क्या करेगी, इस पर भी डाउनवर्ड एक्ट करेगी, ये इस तरीके का। मेरा कहने का मतलब क्या है, ध्यान से देखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये अगर ये पॉइंट आपको याद रहेगा, आपको कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। डिफ्लेक्शन Y ड्यू टू UDL माइनस डिफ्लेक्शन ड्यू टू प्रॉप इक्वल टू किसके होगा, डिफ्लेक्शन स्प्रिंग के इक्वल होगा। ये कंसेप्ट आपने क्या रखना है, याद रखना है। इसका मतलब ये क्या करेगा, बीम को डाउनवर्ड लेके जाएगा, ये इसको ऊपर लेके जाएगा, जो इसका रिजल्टेंट होगा वो इसके कारण आने वाले डिफ्लेक्शन के बराबर होगा। अब आप यहाँ से डिफ्लेक्शन कैसे पता कर सकते हैं, देखिए K इक्वल टू किसके होता है, P/डेल के इक्वल होता है। अगर आपको यहाँ पे डेल पता करना है तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, P/K के इक्वल होगा। अगर आपको यही क्वेश्चन समझना है तो मैं इसको लिख सकता हूँ WL⁴, अगर ये हमारे पास क्या लेंथ है L है, तो WL⁴ अपॉन कितना हो जाएगा 8EI माइनस RB इंटू L³ अपॉन 3EI इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, RB, क्योंकि यहाँ पे P तो नहीं है, P क्या है यहाँ पे RB है ना, जो फोर्स है, तो हो जाएगा RB/K स्प्रिंग। बस इस तरीके से इस रिजल्ट की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। जो भी हमारे किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम में है उसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और देखिए एक और मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ। यहाँ पे एक और जो लास्ट बनता है उसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। जैसे देखिए एक क्वेश्चन और बनता है, जैसे ये हमारे को क्या दे रखा है, कोई भी कैंटिलीवर बीम दे रखा है और यहाँ पे एक गैप प्रोवाइड कर रखा है, इस तरीके से गैप, और यहाँ पे हमारे को क्या कर रखा है, इस तरीके से हिंज दे रखा है। मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, कोई भी लोड है, इस तरीके से W लोड एक्ट कर रहा है या P लोड एक्ट कर रहा है, और वो कहीं पे भी एक्ट कर रहा है, L/2 पे कहीं पे भी एक्ट कर रहा है। इस तरीके से आपने ध्यान देना है कि जो डिफ्लेक्शन है, डिफ्लेक्शन, ठीक है ना, डिफ्लेक्शन ड्यू टू P लोड, अगर जो डिफ्लेक्शन है वो ड्यू टू P लोड है, किस पॉइंट पे, फ्री एंड किस पे, एट पॉइंट B पे, अगर ये जो डिफ्लेक्शन है YB ड्यू टू P, ठीक है, ड्यू टू P, अगर ये वैल्यू लेस देन है किससे, गैप से, जो यहाँ पे गैप है, तो हम लोग जो यहाँ पे RB होगा, प्रॉप रिएक्शन, जो प्रॉप रिएक्शन होगी वो किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल होगा। यहाँ पे कोई भी प्रॉप रिएक्शन डेवलप नहीं होगी। ओके, इफ YB ड्यू टू P ग्रेटर देन क्या है, गैप है,
तो इस केस में आपको ध्यान देना पड़ेगा वाई बी ड्यू टू पी माइनस वाई बी ड्यू टू प्रॉप इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, गैप के इक्वल होगा। ये एक इम्पॉर्टेंट है। बस इसके अलावा कोई भी एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जिसको आप प्रॉप्ट कैंटिलीवर के क्वेश्चन को क्या नहीं कर सकते हैं, सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ईच एंड एवरी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। ये आपने ध्यान देना है। ये वैल्यू आप यहाँ से पहले पता कर लीजिए, गैप दे रखा होगा, अब पता कर लीजिए अगर ये वैल्यू इससे ज़्यादा आता है, या क्वेश्चन में आता है फाइंड द आर बी या प्रॉप रिएक्शन। अगर जब फाइंड द आर बी है तो ये कभी कभी कन्फ्यूज़ भी कर देते हैं। अगर ऑप्शन में 0 दे रखा है, अगर ऑप्शन में 0 दे रखा है तो आपको चेक करना पड़ेगा कि जो वाई बी है, जो डिफ्लेक्शन है ड्यू टू पी है, वो गैप से कम तो नहीं है। अगर ऑप्शन में 0 नहीं गिवन कर रखा है तो उस केस में आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले का क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। बाय हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला आप क्या कर सकते हैं, इजीली आर बी का वैल्यू क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। अब इन सब चीज़ों को बताने के पीछे एक ही लास्ट में आता है कि आपको स्टैंडर्ड केस ऑफ डिफ्लेक्शंस थोड़े से क्या रहने चाहिए, याद रहने चाहिए, जो केसेस मैं ऑलरेडी आपको स्टार्टिंग में लिखाया था, बताया था। अगर वो केसेस आपको क्लियर है तो आपका कोई भी क्वेश्चन प्रॉप्ट कैंटिलीवर का गलत नहीं हो सकता है, इवन डिफ्लेक्शन का भी नहीं हो सकता है। इवन जो आपका क्या है हमारे पास जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे इंटरनल हिंज के क्वेश्चंस, वो भी क्या नहीं हो सकते हैं, गलत नहीं हो सकते। तो इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।